अगर गुरुकुल सिस्टम इंडिया में वापस आ गया, इंडिया नंबर 1 होगा। अब देखना, 70 साल तो कांग्रेस थी, इन्होंने क्या किया। 10 साल में डेवलपमेंट भी सिर्फ एजुकेशन को बहुत लेके हुई है, चेंजेस हुए हैं, बहुत हुए हैं। सब बोलेंगे पहले तो प्लेसमेंट 100% आ जाओ, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। हमारे पास जब पेरेंट्स एडमिशन लेने आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन 100% प्लेसमेंट है। मैं कहा नहीं जी, आप आईटी में जाना, पानी नहीं होगा हॉस्टल में। मेरे पास मैंने कुछ बच्चे ऐसे पिक करे जो गाने में बहुत अच्छे हैं, नाचने में बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला है तुम और निखर के आओ, हम भेजेंगे ना तुमको ऑडिशन के लिए। तो सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते। मैंने उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया एक दिन कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि तुझे गुंडा बनना है तो तू ढंग से बन, नहीं बनना है तो तू पढ़ाई कर ले। आज वो अमेज़न में अच्छा खासा पैकेज में काम कर रहा है। आजकल तो कई माँ बाप भी बड़े मॉडर्न है, बच्चों के साथ ही बैठ के दारू पीना। हमारे पास एक बच्चा है, प्रोटीन शेक की बोतल में दारू लेके, मैंने कहा खोल इसको, उसने छत पे फेंक दिया। फिर मैं सिक्योरिटी बस छत पे चढ़, मैं मेरी तो मम्मी भी बैठ के पीती है मेरे साथ। अब ऐसे पेरेंट्स का क्या करना। मेरे कॉलेज में पिछले 5 साल से 35 रैंक होल्डर है, 35 रैंक होल्डर इतिहास में नहीं हुआ है। मतलब मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूंगी अपना एक एजेंडा रखो कि मेरी वो रेड लाइट कहाँ है, ग्रीन लाइट कहाँ है। अगर तुम अपना टारगेट अचीव करो, तुम जो मर्जी करो भाई, कोई पेरेंट्स कुछ नहीं बोलता। फिर मेरे को रात को 2 बजे कुछ याद आता है ना कि ये करना है, मैं अपने डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी, सीएफओ को फोन करूंगी, कॉलेज आओ। आएंगे वो 2 बजे भी, किया है मैंने ऐसे बहुत बार। अच्छा सर, इंडिया का मैप जो है ना, कोई कंट्री का मैप वैसा नहीं, एक माता सी दिखती है वो। 12th करने के बाद एक बच्चा अच्छा यूनिवर्सिटी कैसे चुने? जेन जी है या जेन अल्फा है, ये टीचर्स और प्रोफेसर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मैंने देती। आपको क्यों? बोला, आपके कॉलेज में हाईएस्ट फीस क्या है? रिस्क लाइफ में लेना बहुत जरूरी है। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे मित्र और सहयोगी अभिषेक नीलमणि है। नमस्कार। अभिषेक, जब बच्चा 12th में जाता है तो पेरेंट्स के लिए एक नई प्रॉब्लम आती है। पहले तो ये है कि उसके मार्क्स कैसे आएंगे, फिर मार्क्स के बाद वो किस कॉलेज में जाएगा। बिल्कुल। कॉलेज में जाएगा तो क्या फीस होगी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए फीस बहुत मैटर करती है। बच्चे को पढ़ाना सबसे बड़ा सपना होता है। सोचता है कि जो बड़ा नाम है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा कॉलेज है, उसमें पढ़ाएं। हाँ, पर जब फीस सामने आती है तो हो सकता है एक पल के लिए सोचने लगता है, मजबूर हो जाता है, करें या ना करें। हाँ। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं इस पर बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में कि बच्चे की जो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स के लिए, किसी उसका सोल्यूशन क्या है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर ये 3 टेंशन, प्रॉब्लम क्या है इसको टेंशन कहिए, हाँ। अगर ये तीनों टेंशन दूर हो जाए आज की तारीख में, तो इस देश के 2.5 करोड़ स्टूडेंट और 5 करोड़ पेरेंट्स को बहुत राहत मिलेगी। हाँ, बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि एक कोरा का रिसर्च है कि इंजीनियरिंग करके जो 90% बच्चे हैं ना, वो बेरोजगार रह जाते हैं। सोचो आप, नंबर का टेंशन, एडमिशन का टेंशन, पैसे का टेंशन, और उसके बाद बेरोजगारी का टेंशन। तो ये एक चौथा टेंशन भी सामने आ जाता है कि पैसा लगा के भी रोजगार मिला या नहीं मिला। बिल्कुल। होता क्या है ना कि आज जो हमारी मेहमान है वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन, वृंदावन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसकी सीईओ हैं। और वो इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो बच्चों के लिए, उस पर काम करता है। वहाँ की जो कॉलेज है वो MBA, MC और बाकी कई तरह की डिग्रियाँ देता है। बिल्कुल। तो हम उनसे आज बात करेंगे कि एक बच्चे के लिए, एक पेरेंट्स के लिए बेस्ट क्या हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास में जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो पता चलेगा कि क्या बेस्ट ऑप्शन होना है। इसीलिए हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे, व्यूअर्स को भी कहेंगे कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए। हाँ। अगर आपके पास हमारे डिस्कशन के दौरान कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमारी गेस्ट अगर दोबारा हम बुलाना चाहें तो वो आएँ और उन सवालों का भी जवाब जरूर दे के जाएँ। तो श्रुति शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका, वेलकम ऑन पॉडकास्ट वाला। थैंक यू सर। और आप वृंदावन ग्रुप इंस्टीट्यूट की जो है CEO हैं। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखो सर, मेहनत तो हर काम में है, अब चाहे वो CEO हो, चाहे वो कोई एक लेबर भी हो। बिल्कुल। बट हाँ, ये सफ़र बहुत सुहाना रहा है। अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा मेहनत तो नहीं करी है, बट पंगे बहुत लिए हैं। पंगे? हाँ, बट मुझे वहाँ के लोगों से बहुत सहयोग मिला है। मेरे चेयरमैन मेरी स्ट्रेंथ रहे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है, श्रुति, रिस्क लाइफ में लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना हर एक दिन रिस्क से स्टार्ट करती हूँ।
ओके। बाकी रही मेहनत की बात, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने हमेशा से रखी है। मैं कॉलेज चला रही हूँ तो मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता है उस चीज़ में कि मुझे अपने बच्चों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन में जो हायर अथॉरिटी होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, बट मैं अपने कॉलेज के हर एक चीज़ में इन्वॉल्व रहती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। अभी अगर आपके बच्चे मेरे पास है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियसली। हाँ, मैनेजमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाती हूँ वहाँ पे कि वो बहुत कंफर्टेबल रहे और सब चीज़ बहुत ही कंफर्टेबली जाए, बिकॉज हर एक बच्चा 100 सपने लेके कॉलेज में आता है, बिल्कुल आता है। उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो यहाँ पर कॉलेज में क्या है कि पेशेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, दूसरों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम द डिसीजन मेकर। मेरे को डिसीजन लेना है, जो मेरे ऊपर बोर्ड बैठा है वो मेरे को बोलेंगे, बाकियों को नहीं। तो सीईओ बनना इतना आसान नहीं है, सीईओ बनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी इतना आसान नहीं है। हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, एंड मेहनत भी की है, ऐसा नहीं कि नहीं मेहनत की है, बट मुश्किल सफ़र भी रहा है, सुहाना सफ़र भी रहा है। तो आपने कहा कि पंगों के साथ सफ़र सुना रहा, बहुत पंगे लिए हैं आपने। हाँ ऐसा सर, क्यों कहा? पंगे बहुत लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर, अब मैं बैंगलोर की बात करूँ, वहाँ पे ऐसा बहुत बार हुआ है कि मतलब बच्चों में ऐसा एनवायरनमेंट आई थिंक पहले से बनाया है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग वो रखी है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन की हाँ बात वो कर बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहा है, और मेरे लिए सारे बच्चे एक है। तो मैंने, जब मैं सीईओ बनी, मेरा पहला जो टारगेट था वो यूनिटी बनाना था, अच्छा। ताकि कोई बच्चों में भेदभाव नहीं हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। अब मेरे जो चेयरमैन है, अगर उनका बस चले वो पूरी एजुकेशन फ्री में कराएंगे। अच्छा। लाइक ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके। वो हमेशा, अब उन्होंने मेरे को बोला कि जब कोविड था, फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है फ्री एजुकेशन दो और या कोई स्कॉलरशिप रखो, तो हमने वो रखी। अब कोई गरीब का बच्चा आ रहा है, कोई अमीर का बच्चा आ रहा है, कोई हैंडीकैप्ड भी है, बिल्कुल है। ठीक है। तो मेरे को ऐसे एनवायरनमेंट बनाना है कि किसी भी बच्चे को ये नहीं लगे कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। मैं टीचर्स को भी अपने यही बोलती हूँ, अपने HODs प्रिंसिपल्स को, कि हमेशा एक ऐसा एनवायरनमेंट रखो कि कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं लगे कि मैं नॉर्थ का हूँ, मैं साउथ का हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ। अब जैसे हमारे पास बाहर से बच्चे आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, ओमान से आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो लैंग्वेज है। ना तो उनको हिंदी आती है, ना उनको इंग्लिश आती है। तो उस टाइम पे हमको उनको सपोर्ट करना है, हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि हर एक बच्चा आपस में, क्योंकि रहना उनको आफ्टर ऑल हॉस्टल में ही है, ताकि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि वो आराम से यहाँ पे अपनी लाइफ सेटल कर सके। आप कितने साल से सीईओ हैं? 4 years। 4 years। यंगेस्ट सीईओ कह सकते हैं आपको? बिल्कुल। आप इन 4 सालों में वृंदावन ग्रुप को कैसे एक ब्रांड बनाने में जुटी? मतलब एग्जैक्ट प्लानिंग एज ए सीईओ आपने क्या किया? देखो सर, ब्रांड बनाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और वो ब्रांड एम्बेसडर हमारे बच्चे हैं। अच्छा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, उनको अच्छे स्किल्स देंगे, अब वो जहाँ पे भी जाएंगे तो ये बोलेंगे वृंदावन से पढ़े, जो भी, वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। तो हमको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि वही बच्चे कल को जाके बोले कि यार उससे अच्छा कॉलेज ही नहीं है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे टाइम पीरियड से मैंने जो अपना एडमिशन में इंक्रीज देखा है सर, मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं दूसरे कॉलेजेस में। कितना इंक्रीज देखा होगा? एक साल में 3000। हाँ। और पहले क्या था ये ग्राफ? जब हमारे जो चेयरमैन अब है वो नहीं थे, तो सर बहुत कम था। हाँ, उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। यस, अब ये करो कि 95% इंक्रीज हुआ है, तो पहले 5% ही था। जो वृंदावन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, ये बाकियों से अलग है, ऐसा? सिर्फ बाकियों से अलग इसलिए क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशन में सब बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। अब उनको लगता है कि बहुत लाइफ में एक्सपीरियंस ले लिया है, ये कर लिया वो कर लिया, पर वो अभी बच्चों को नहीं देख रहे ना कि उनको भी क्या चाहिए। इसमें श्रुति शर्मा का क्या रोल है जो डिफरेंट है? ये मेरा डिफरेंट ये रोल है कि मैं बच्चों को पूछूं तुम करना क्या चाहते हो। अगर वो बोलेंगे कि हमको मार्केट में जाके देखना है कि अगर कोई मैं असाइनमेंट देती हूँ, कुछ टीचर्स बोलेंगे तुम पढ़ के लाओ, मैं उनको बोलती हूँ तुम जाओ एक्सपीरियंस करके आओ। अच्छा। वो करके बताओ, ये नहीं कि तुम कुछ पढ़ो और लिख के लाओ। तो मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे पता है कि बच्चों की नीड क्या है।
अब मैं बताऊंगा तो मैं उसी कॉलेज से पढ़ी हूँ. अच्छा. What I have missed as a student, I don't want my students to miss. अब मैं जब कॉलेज गई थी तो यार मुझे था कि मेरे को भी थोड़ा चाहिए एनवायरनमेंट अच्छा सा, कॉन्सर्ट होने चाहिए, कुछ भी नहीं सेम था कॉलेज वहाँ में पे. आप स्टूडेंट भी रही हैं. हाँ, तो क्या मिस किया था आपने? मैंने सब कुछ ही मिस किया था. मैंने सारे कल्चर प्रोग्राम मिस किए. मैंने वहाँ पे कभी स्पोर्ट्स नहीं देखा. मैंने वहाँ पे कभी एनसीसी नहीं देखी. वहाँ कुछ भी नहीं था. BR शेट्टी सर जब आए, उन्होंने जो चीज़ें इनिशिएट करी, पर तब तक मेरी डिग्री हो चुकी थी. फिर हम दोनों ने मिलकर प्लानिंग बनाई कि हमको क्या करना चाहिए. मैंने बोला सर को कि मैंने ये मतलब मेरे हिसाब से एक बच्चे को ये सब चाहिए और जो यहाँ पे नहीं है. He never said no for anything. He always wanted impart the education to the society and he is doing his level best. और मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ. जब आपने एडमिशन लिया था इस कॉलेज में तो आपको पता था कि इस तरह का कॉलेज है जहाँ कुछ भी नहीं है, ना कल्चरल इवेंट्स हैं, ना स्पोर्ट्स है, ना कुछ भी नहीं. देखो सर, फिर मार्केट कैसे सिलेक्ट कर लिया आपने कॉलेज वो? बस वो एक था कि अब यहाँ पे जाना है, वो भी कुछ फैमिली का कांटेक्ट से. और अच्छा. हाँ, तो फिर जो आपने कमियां देखी उसको सही करने के लिए आप लग हाँ. गए. एक्चुअली वहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वहाँ पे नॉर्थ और साउथ की फीस स्ट्रक्चर्स अलग थी. अच्छा. बट मुझे जो लगा ये सही नहीं है, तो जब मैं एज ए CEO बैठी तो पहले तो मैंने यही देखा कि पहले यूनिटी कैसे इस कॉलेज में बनाऊँ. सी माई चेयरमैन हैज़ वेंट Abu Dhabi in 1972 and he always says, Shruti, Abu Dhabi is my baby. ओके. Abu Dhabi ने मुझे सब कुछ दिया है and he is the first person who started the medical health care there. तो जितने भी शेख्स लोग थे सब NMC में जाते थे ट्रीटमेंट करवाने, जो भी उनका था. तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी. तो मुझे वो यही सिखाते थे कि मेहनत कर. वैसे ही सर वृंदावन मेरा बच्चा है, ठीक है. जब मैं वहाँ आती हूँ सही में कुछ भी नहीं था. अभी वहाँ सब कुछ है. मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैंने जो इस बार क्या, मैं पिछले 3 साल से जो इंक्रीज देख रही हूँ एडमिशन्स में, वो बहुत ज़्यादा है. ऑडिटर्स ने आके क्वेश्चन किया था कि इतनी एडमिशन एकदम कहाँ से आ सकती है. क्यों बच्चे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं उसको? क्योंकि अभी समय सब कुछ है. व्हाट वी आर डूइंग नो यूनिवर्सिटी इज डूइंग. वी आर डूइंग कॉन्सर्ट्स. बच्चों को क्या चाहिए? पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए. अभी वो स्कूल के बच्चे तो है नहीं कि रट्टा मरवाओ, बिठा के पढ़ाओ. उनको पता है उनको क्या करना है. हमारा उनको जो मेरा टारगेट उनको ये नहीं कि पढ़ाओ, रट्टा मरवाओ, डिग्री कराओ. सर मेरे को एक बच्चा ऐसा प्रिपेयर करना है, उसके स्किल्स उनको ग्रूम करना है. अब कुछ लोग विलेज से आते हैं. हमारे जब से मैं हिमाचल से यहाँ पर आई हूँ तो हिमाचल से काफ़ी बच्चे आए हैं. अब उधर के स्कूल्स में कई लोग गांव के स्कूल से आते हैं, कहाँ इंग्लिश बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. अब साउथ में तो इंग्लिश ही बोलते हैं, बाकी तो कोई लोकल लैंग्वेज तो नहीं आता है. तो उनको एटलीस्ट उस जगह तक बनाओ कि वो बात कर सके. टीचर को मैं ऐसा बना के क्लास में भेजती हूँ कि तुम किसी बच्चे को भी अनकंफर्टेबल फील मत कराओ. उनको लगना चाहिए कि यार हमारे साथ ये लोग हैं. अब जब मैं वहाँ पर गई, वहाँ दिवाली नहीं मनाते थे, वहाँ होली नहीं मनाते थे, कुछ नहीं मनाते थे. अब बच्चे हमारे पास पूरे ब्रह्मांड से आए हुए हैं. उनको होमली फील होना चाहिए ना. हमने दिवाली मनानी शुरू करी, हमने दशहरा मनाना शुरू करा. मैं कोई फेस्टिवल में घर नहीं जाती, मैं अपने बच्चों के साथ रावण बना लेते हैं ग्राउंड में, हम जलाते हैं. फिर उनको लगना नहीं चाहिए ना कि हम कहीं ऐसी जगह जहाँ कुछ है नहीं. सो माई डिटैच्ड फील नहीं होना चाहिए. हाँ, तो मैं हमेशा ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा वो रहे. अब हमारे वहाँ पे क्या होता है सर, जैसे चंडीगढ़ साइड, आप दिल्ली साइड देखोगे तो वहाँ पे छुट्टियाँ पड़ती है सेमेस्टर के बाद. वहाँ नहीं होती. वहाँ 10-15 दिन की दे देंगे. अब 10-15 दिन के लिए बच्चा क्या ही जाएगा. सब लोग फ्लाइट टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. ट्रेन में आने में जाने में 6-6 दिन लग जाएंगे. अब दिन ही क्या बच्चे. तो वही चीज़ है. तो एक्सपोजर दे रही हैं बेसिकली. हाँ. आप बार बार अपने चेयरमैन की बात कर रही हैं, BR शेट्टी सर का. वो पद्मश्री हैं. हाँ, वो पद्मश्री है. उनको कुछ सोच के दिया होगा ऐसा. मैंने जब पढ़ने पे आया तो देखा कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं हर किसी को, सबको. जैसा कि आप बीच में कह रही थी, अगर उनका बस चले तो वो फ्री में दे दें. ये भी आपने कहा कि वो फ्री में भी दे सकते हैं. मेरा ये मानना है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक श्रुति शर्मा जब से CEO बनी है, वो सर के मिशन को कैसे आगे बढ़ा रही हैं, क्या कर रही हैं उसमें? आपके पास कई गरीब बच्चे भी आते होंगे. बहुत ज़्यादा. क्या करती हैं आप? जब हमारे पास आते हैं तो हम, हर कोई बोलता है फीस कम कर. फिश मार्केट तो है नहीं ना, मेरे हाथ में कुछ है. एट लास्ट देयर इज अ प्रॉपर एजेंडा, देयर इज अ बोर्ड कि मेरे को भी अप्रूवल चाहिए किसी से, है ना. मेरे पास भी एक हद तक पावर है. तो कई बार सर को डायरेक्ट फ़ोन जाता है. अब सर बोलते हैं श्रुति देख लो. मैंने कहा सर अब एक बच्चे को फ्री देंगे, बाकी भी है फिर इन जैसे, और एटलीस्ट मिनिमम वी हैव टू चार्ज. मैं उनकी लेगेसी, देखो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती उनकी लेगेसी को कैरी करना. आई थिंक मेरी खुशकिस्मत है कि मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ. मैं एक चीज़ बोलूँगी, आई हैव नेवर सीन गॉड इन
real life, but I have seen God in him. He is very different kind of man. उन्होंने मुझे ये बोला है कि अगर गेट के बाहर कुत्ता भी खड़ा है, उसको भी अगर मुझे बोल रहा है कि मेरे को BR शेट्टी से मिलना, उसको अंदर भेजो। अच्छा। वो ये, हाँ, वो ऐसे है। अब वो जब दुबई गए थे तो वो अपनी बहन की शादी के लिए लोन खत्म करने के लिए गए थे। जीरो से स्टार्ट किया, एंड 2019 ही वाज द रिचेस्ट मैन इन। मतलब ये कह रही हैं कि बहन की शादी में उन्होंने लोन लेके तब शादी की। हाँ, और उस लोन को उतारने के लिए, उस लोन को उतारने के लिए वो वहां गए थे जॉब करने के। और मजे की बात है, वो एक फार्मासिस्ट है। तो उनकी जो वाइफ, उस टाइम पे MBBS होना बहुत बड़ी बात है 70s में। बहुत तो उनकी वाइफ ने MBBS की थी। शेट्टी सर हैज स्टार्टेड वन स्मॉल क्लिनिक एंड हिज वाइफ वाज द फर्स्ट डॉक्टर। ऐसे ऐसे करके तो सर उनके कितने हॉस्पिटल, कितनी कंट्रीज में काउंट ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इंडिया में, तो श्रुति शर्मा उन चैलेंजेस को कैसे फेस करती है? देखो सर, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, अभी कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं, बहुत सारे। ठीक है, हर एक बच्चा और बंद भी हो गए। हाँ, हर एक बंद इसलिए हो गए कि अभी कॉलेज चलाना एक छोटी बात नहीं है, बहुत इंस्पेक्शंस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत चीज़ बनानी पड़ती है। वो प्रॉपर नहीं होगा, रैंडम इंस्पेक्शन आएगा, ऑब्वियसली वो लोग बंद करके जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि हर एक बच्चा चाहता है कि मुझे अच्छा कॉलेज मिले। अब अच्छा कॉलेज ये नहीं कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, बड़े ग्राउंड बना लिए, बढ़िया रिसेप्शन बना ली और एजुकेशन वहाँ जीरो। ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे उन्होंने पूरा चमका रखा है, अंदर कुछ नहीं है। हाँ, अब हर एक बच्चा चाहता है कि अगर मेरे को बड़े कॉलेज में जाना है तो गूगल पे देखते कॉन्सर्ट होते हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, मजे करने, वो सब करना है, बट वो बच्चे वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते सर जाना। लाखों में फीस है। ऐसे भी कॉलेज है, इंजीनियर की फीस 20 16 लाख है। अब वो कहाँ जाएगा? ठीक है। एंड एक अच्छा कॉलेज मुझे नहीं लगता कि दिखाने से ही अच्छा होता है। तो मैं तो सभी प्राइवेट कॉलेज वालों को भी ये बोलूँगी कि एक ऐसा कॉलेज बनाओ, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ जहाँ पे आपका ऐसा हर चीज़ अफोर्डेबल होनी चाहिए कि कोई भी वहाँ पे आके रह सके। बिकॉज ऐसा नहीं होता कोई सभी लोग डफर है, सब डफर ही होते हैं। पहले कौन इंटेलिजेंट पैदा हुआ है? बनाया है बाद में। आइंस्टाइन कितनी बार फेल हुआ है? हाँ, बच्चा पैदा होकर इंटेलिजेंट थोड़ी ना हो जाता। हाँ, उसको तो बनाना पड़ता। सर मैं एक कॉलेज का एग्जांपल देती हूँ, प्रताप, यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस, हिज नेम इज प्रताप, गुंडा नंबर 1। अच्छा, मतलब नेक्स्ट लेवल। सर उसको सुधारने के लिए ना पूरे उसकी कितने साल बच्चा स्कूल में होता, 17 साल, वो टीचरों ने हाथ जोड़ लिए थे। सब दुखी थे कि क्या होगा, कैसे होगा। वो बनता था दादा। एक बार मतलब हमारे टीचर को गेट के बाहर धमकी दे दी, क्लासरूम से बाहर आ। ऐसे बच्चे भी है। सर मैंने उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया एक दिन कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। और उसके बाद मैंने उसको समझाया कि तुझे गुंडा बनना है तो तू ढंग से बन, नहीं बनना है तो तू पढ़ाई कर ले। अब तू बन जाएगा तो बाद में क्या करेगा? तो मैंने उसको एक दिन ना बिठा के उसकी काउंसलिंग करी। सर उसके 25 बैकलॉग थे। 25 बैकलॉग? हाँ। और जब उसके एग्जाम हुए, उसने सारे पेपर क्लियर कर। और VTU से डिग्री करना इतना आसान नहीं। VTU इज़ वेरी गुड एंड वेरी टफ यूनिवर्सिटी। उसके सारे बैकलॉग क्लियर हुए। आज वो अमेजोन में अच्छा खासा पैकेज में काम कर रहा है। गुंडागर्दी छोड़ के मेरे पास आया, मेरे पाँव छे, मैम अगर आप यहाँ नहीं होते तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। तो हर एक बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, हर एक बच्चे को प्यार की ज़रूरत है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घर पे माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, ऑब्वियसली बच्चा डिस्टर्ब होगा। ऐसे भी बच्चे हमारे पास है। तो मैं अभी रिसेंटली एक बच्चा हमारे कॉलेज में था, तो सीढ़ियों में बैठा हुआ था, उसका पूरा टांग फटा हुआ था, कुछ ब्लिस्टर फट गया था, पूरी हड्डी दिख रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? अब वही मैं आपको भी बात बता रही थी जो, तो उसका ट्रीटमेंट मैं करवा रही हूँ। जितना मेरे हिसाब से होगा मैं करूँगी, क्योंकि मेरे चेयरमैन की बेटी हमेशा चाहती थी कि हम गरीबों की हेल्प करें, वो लड़कियाँ जिनको कोई नहीं देख रहा उनकी हेल्प करें। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मेरे कॉलेज में किसी को भी आना है, अगर वो फीस अफोर्ड भी नहीं करे तो मैं अपने चेयरमैन का परमिशन लेती हूँ कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम कैसे इनका हेल्प कर सकते हैं। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु से यू गिव देम एडमिशन, यू डू व्हाट बेस्ट यू कैन डू। सो सभी कॉलेजेस ये नहीं करेंगे। अभी मेरे चेयरमैन, कॉलेज का जो ओनर है, वो पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं हर जगह। अच्छा। किसी भी बच्चे का मैं उनको हर चीज़ इन्फॉर्म करती हूँ, ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई चेयरमैन इतना पेन लेगा और अगले दिन हाल चाल भी पूछेगा। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। वही आपने जो कहा कि सब कॉलेजेस को कहती हूँ फीस के लिए, लेकिन ये चीज़ें आइडियल होती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। वही तो, वो करना चाहिए। और दूसरा कि श्रुति शर्मा के अंदर ऐसा क्या है कि इतनी कम एज में आपने किसी को काउंसलिंग की
और वो बंदा जो कहीं गलत ट्रैक पर जा रहा था। सर मैं वो बच्चा हूँ क्या अपने है? घर से जिसको हमेशा सबने इग्नोर किया। आई हैड वेरी बैड रिलेशनशिप विद माई रिलेटिव्स। हाँ, जब मैं स्कूल टाइम में थी, ठीक है, गलतियां मैंने भी बहुत की, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत गलतियां की होगी बचपन में कौन नहीं करता। आप भी गुंडा टाइप लड़की थी लग रहा है। हाँ सर, आप बोल सकते हो। इसीलिए आपने उसकी मेंटेलिटी समझी कि क्या कर रहा है, हाँ। कहाँ जा रहा है। एंड सेकेंडली आई एम रियली थैंक टू माई पेरेंट्स। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला तू ये कर तू वो कर। वी आर ओनली 2 सिस्टर्स, ठीक है। मेरे हम जहाँ के हैं, जहाँ की मिट्टी है वो गाँव ही है, बट मेरे पापा की स्कूलिंग शिमला से हुई है। माई मदर इज टीचर। तो हमारे को उन्होंने कभी ये नहीं बोला तू मेडिकल रख, तू मेडिकल। मेरी बड़ी बहन को क्या बनना, डॉक्टर, उसको डॉक्टर बनाया। मुझे आपको क्या बनना था? सर मैंने कभी सोचा ही नहीं था मुझे क्या बनना। आई एम एजुकेशनिस्ट बाय एक्सीडेंट, बट नाउ एजुकेशन इज माई पैशन। अगर मैं अपना लाइफ में आगे कुछ करूंगी बिजनेस, तो मैं एजुकेशन ही करूंगी, बिकॉज दिस इज द बेस्ट जॉब। आई फील सो हैप्पी कि मैं सबसे अच्छी नौकरी कर रही हूँ इस दुनिया में। बच्चों को मतलब बनाने की, पढ़ा भी लेते कभी कभी, पढ़ाती भी थी आप? हाँ। अच्छा। तो हमारा क्या है कि मेरे को हमेशा सबने बड़ा वो किया कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आज सब बोले, हम बोलते थे ना ऐसा होगा, अरे कब बोलते थे। आज सक्सेस हैज मैनी फादर। Yeah. तो जो आप सक्सेस हो जाता है इंसान, तो सब लोग जुड़ एंड जाते हैं। सेकेंडली सर, आई हैव डन वन थिंग वेरी गुड इन माई लाइफ। मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए, बना ही नहीं है। कभी। एक मेरी फ्रेंड होती थी जब मैं छोटी थी स्कूल टाइम में, तो मैंने देखा सब मतलब ही है, और मैं बहुत इमोशनल, मैं बहुत जल्दी अटैच होती हूँ। मेरे कोई दोस्त है ही नहीं, मैं कभी दोस्त नहीं बनाती। और अब तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं दोस्त बनाऊँ, उनके साथ जाऊँ, ये करूँ, नहीं। मैं अपने आप को अपने में बिजी रखती हूँ। लेकिन आपने कहा कि अच्छी चीज़ कि मैंने दोस्त नहीं बनाई। वैसे हमें कहा जाता है कि दोस्त होने चाहिए, हमेशा सर अप एंड डाउन्स में काम आते हैं, कुछ लिमिटेड। मैं बहुत लोगों की सर बात आपका कितना ही अच्छा दोस्त, एक टाइम आएगा कि वो आपसे जलेगा, कुछ भी होगा। एट लास्ट वो बोलता ना कि घर वाले ही होते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। मेरा जब भी बुरा टाइम आया, मेरे जो भी दोस्त कभी रहे ही नहीं, बट एक आधे। सर मैंने लड़कियों को तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि अब की लड़कियाँ थोड़ी ख़राब ही है। हम वापस ट्रैक पे आते हैं हम नहीं बोलेंगे कुछ ऐसा। और इस पे बात करते हैं कि एक बच्चा, जैसे 12th आपने किया, हमने किया, इन्होंने किया, 12th करने के बाद एक बच्चा अच्छा यूनिवर्सिटी कैसे चुने और क्यों वृंदावन चुने? सर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं किसी को तो नहीं बोलूँगी कि वृंदावन चुने, बिकॉज हर बच्चा चाहता है मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँ, बिल्कुल, और सबके हिसाब से सबके कॉलेज ही अच्छे हैं। बट मेरी सजेशन क्या रहेगी, देखो हमारा जो कॉलेज है वो भी कॉलेज है, हम उसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और अगले 2-3 साल में हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी बन भी जाएगा। ठीक है। तो मैं कभी किसी को ये नहीं फोर्स करूँगी तुम मेरे कॉलेज में आओ। अगर कोई भी एडमिशन लेना चाहेगा, मैं ये बोलूँगी तुम पहले रिसर्च करो। आज गूगल है, यूट्यूब है, 5-6 कॉलेज तुमको किस दिल्ली में जाना है तो दिल्ली के टॉप 5 पिक करो, बैंगलोर में जाना है उधर के पिक करो, जो हमारी हैसियत में है। क्या जो आधार होना चाहिए पिक करने का? बच्चों का या पेरेंट्स का? सर देखो, पेरेंट्स के तो कौन ही बच्चा सुनता है, एम आई राइट? बच्चों को वही करना है जो करना है। और मैं पेरेंट्स को भी ये बोलूँगी, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम वहाँ पे जाओ, क्योंकि कल को कॉलेज से निकाल देंगे या फिर वो नहीं वहाँ पे सेटल हो पाए। जैसे मैंने बोला कि सर हमको हमेशा एक ऐसा कॉलेज देखना है कि हम जहाँ रह पाएँ। हम मेरे कॉलेज में पहले कतराते थे लोग आने से, पर अभी बहुत खुश है, सब लोगों को आना है। नहीं तो अच्छी यूनिवर्सिटी को कोई परिभाषा है? अच्छी यूनिवर्सिटी की सर देखो, सब बोलेंगे पहले तो प्लेसमेंट 100% है, आ जाओ, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। झूठ है ना? 100% प्लेसमेंट कौन देता है? 100 का मुझे लगता है 50% भी नहीं होती। नहीं, देखो अब पेरेंट्स को ये कि चलो हम डिग्री बच्चा, कौन पेरेंट्स नहीं जाएगा ये उसका जो बच्चा बड़े-बड़े सेटल हो। होर्डिंग्स लगते हैं वो गलत लगते सर हैं? मार्केटिंग है सर, मार्केटिंग है? हाँ। स्कैम है? स्कैम नहीं, मार्केटिंग है। आप मेरे को बताओ, बच्चों के साथ तो पिछली scam बार है। IIT दिल्ली से कितने बच्चे प्लेस हुए हैं? देखा आपने IIT वाले कितने रो रहे हैं? 62% है। फायदा क्या IIT में जाने का? जो बच्चे कोटा मतलब में 100 जाके पढ़ाई, 62 बच्चे को नौकरी मिली है, 48 को नहीं मिली। और उन 62 वो में भी IIT में। उन 62 में भी ऐसे होंगे जिनको बहुत एवरेज पैकेजेस मिले। और उससे 6 से अच्छे 20 तो लाख। नॉर्मल कॉलेजेस है, 6 से जैसे कैसे प्लेसमेंट बच्चों को करा। देखो सर, मैंने जैसे आपको अभी भी वो बात बताई कि हर एक कॉलेज का स्टाफ मैनेजमेंट, मेरा तो टारगेट ही है सर, बच्चे को ऐसा बनाओ, स्किल बनाओ। अब देखो सर, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया हुआ कभी नहीं आएगा प्लेसमेंट में, वो पूछेंगे नहीं, वो लोग देखेंगे कैसे बात कर रहा है, कैसे अपने आप को कैरी कर रहा है, एक्सपोजर कितना उसका, वो इम्पोर्टेंट है। अब सिलेबस पढ़ के तो कोई नौकरी नहीं ढूंढता सर। अब मैंने जो पढ़ा है, मैंने तो कोडिंग करी है सर, अब मेरा तो पूरा डिफरेंट ही है, हर चीज़ उससे नहीं होती। अब अच्छा कॉलेज ढूंढने का डेफिनेशन है, जाओ कॉलेज में सर्वे करो,
सारे कॉलेज अच्छे होते हैं सर। नहीं तो खुद कॉलेज में जाना पॉसिबल है, बच्चे जा सकते हाँ जा सकते हैं, वो तो हर जगह ही है। अगर आपको हमको एडमिशन लेनी है, विजिटिंग अलाउड है, हर जगह अलाउड है। हैं। विजिटिंग से ये पता नहीं चलेगा ना कि फैकल्टी कैसी है, पढ़ाई कैसा होता है, इन्वायरमेंट कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? प्लेसमेंट कैसा और एक रहा है? नया बच्चा जब कॉलेज के अंदर जाएगा तो झिझकेगा किसी से बात करने में कि बात करूं कि ना करूं, पूछूं सर कि ना जब एक बच्चा कॉलेज जाएगा, मैं तो बिलीव करती हूँ कि देख के आइडिया लग जाता है, क्योंकि ग्राउंड में बच्चे होंगे, इधर होंगे। अब वो जब जाएगा, अब कुछ कॉलेज में ग्राउंड ही नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है। वो बोलते ना एक चीज़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। जब वो जाएगा तो देखेगा एटलीस्ट मैं, अगर मेरा करियर, मैं, कई लोग आते हैं कॉलेज में, मैं पढ़ूंगा बट मुझे स्पोर्ट्स चाहिए, तो उसको दिख रहा है वहाँ पे कि यार मेरे को जो चाहिए वो यहाँ पर है। तो आपने वृंदावन में क्या क्या डाल रखा है जिससे सर बच्चे मेरे अट्रैक्ट हो जाए? कॉलेज में आई थिंक पूरे मणिपाल में है, हम कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, हमारे कॉलेज में सबसे बड़ा टर्फ बनाया मैंने, अच्छा। टर्फ? सबसे बड़ा टर्फ, अच्छा। जिसमें फुटबॉल है, उसमें हमने क्रिकेट के सेपरेट बनाया है। मैं आपको ये बोलूँ ना, मेरा जो मोटिव है मेरा है कि अब मेरे पास एक लड़की थी, वो इंडियन आइडल से में भी थी। अच्छा। मेरे पास, मैंने कुछ बच्चे ऐसे पिक करे जो गाने में बहुत अच्छे हैं, नाचने में बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला है तुम और निखर के आओ, हम भेजेंगे ना तुमको ऑडिशन के लिए। अच्छा। सर सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते। एडमिशन ले लेते हैं माँ बाप के प्रेशर में या समाज के प्रेशर में, लेकिन वो बनना नहीं अब चाहते। हमारे पास एक लड़की है, मैम मेरी मम्मी स्कूल में पढ़ाती है, तो चाहते हैं कि मेरा भाई जेई मेंस करे, मैं ये करूँ। मैं जब ये डिग्री कर ही नहीं सकती तो मैंने उसकी माँ को बुलाया, मैंने कहा इसको बीए में बीबी में शिफ्ट कराओगे, नहीं पढ़ पाएगी इंजीनियरिंग, 22 बैकलॉग है, कैसे करेगी? 22? हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि जब एक बच्चा कॉलेज विजिट करेगा सर, उसको पता लग जाएगा। वहाँ पे बच्चे अब दिखेंगे, क्लासेस में बैठे हैं, कैसे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब मैं कॉलेज गई थी तो मेरे को तो था कि पेरेंट्स को इधर ही जाना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले बात हो गई थी। तो हर एक बच्चे को पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अभी के बच्चे सर बहुत एडवांस है, उनको ऐसा नहीं कि देख के पता नहीं लगेगा। बेस्ट कॉलेज सर, अब सबके लिए सबके कॉलेज बहुत बेस्ट है। बच्चे को खुद भी डिसीजन लेना चाहिए। कई बार पेरेंट्स फोर्स करते हैं, वो जो बहुत गलत है। अब पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, उनके बच्चों ने ऐसा करो तुम भी ऐसा करो, ये तो ऐसा कोई घर नहीं, कंपैरिजन कभी भी मत करो। हमको भी करते थे सर, आज मम्मी को आज भी बोलती हूँ, मम्मी अब क्या हुआ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ बिलो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होंगे? सर देखो, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनके पास बहुत अच्छी रिसर्च है, उनके पास क्लास 1 इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास अच्छी फंडिंग है, सब कुछ है, और उनके पास बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे बच्चे सब रईसों के बच्चे हैं। मीडियम एवरेज यूनिवर्सिटी में सब मिक्स है। देखो, हम ज़्यादा जो लैग कर रहे हैं कॉलेजेस, वो हम रिसर्च में और प्लेसमेंट्स में ही कर रहे हैं। और रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, प्लेसमेंट्स होना भी बहुत ज़रूरी है। बट ये जो है, ये सब टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज में, एवरेज और मिडल और नॉर्मल कॉलेजेस में इतना नहीं है। अब जब मेरे कॉलेज में कोई आता है तो मैं खुद जब बाहर कंट्रीज में जाती हूँ, मैंने बहुत MOU साइन करे, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी नीदरलैंड, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने क्यों करा है? ये पहले कभी 30 साल में तो हुआ नहीं। मैंने इसीलिए करा है क्योंकि सर बाहर जाके एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पे जाके वो देखेंगे क्या हो रहा है। हाँ, हम रिसर्च में वीक है तो हमको रिसर्च में स्ट्रांग होना है। तो आपके बच्चे जाते हैं कॉलेज के? हाँ सर, हमने जब MOU साइन करा तो हम ग्रुप भेजते हैं हर 6 महीने में, 7 महीने में, वो जाके देख के आएंगे कि क्या हो रहा है। व्हेन आई वेंट सिंगापुर, फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर एक एरिया है जहाँ पे स्कूल ही स्कूल है, एक एरिया जहाँ कॉलेज ही कॉलेज है। हमारे इंडिया में तो सिस्टम ही नहीं है ना, उस तरीके का तो नहीं है। नहीं, अभी तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं कुछ शहरों में। और पर टॉप कॉलेजेस में ये सर, अगर मैंने जाना है, मैं मिडिल क्लास से अगर हूँ, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं? क्योंकि और वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे सर फीस में, मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम नहीं, जैसे हमको जाना है, उनके अलग सोच रही ये है वो है, ऐसा नहीं होता है। चांस सबको देना चाहिए, एटलीस्ट एक क्राइटेरिया तो दो। उन टॉप कॉलेजेस के पास मतलब सब कुछ है, तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास का जॉब करे, वो फीस भी नहीं कम करेंगे, वो चांस भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है हमारा ब्रांड है, आना ही हमारे पास। तो ऐसा तो नहीं कि टॉप कॉलेज ये सोचता है कि हमने बहुत मेहनत करके इसको टॉप पे लाया है, तो सर मेहनत तो सभी करता है, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, मेहनत कौन नहीं करता, मेहनत सभी करता है। बट ये है कि अब जैसे कुछ कॉलेजेस है, MIT का नाम है, मणिपाल का नाम है,
ठीक है, उन्होंने मेहनत क्यों नहीं करी? ऑब्वियसली की यहाँ तक पहुँचाना, इतनी ब्रांचेस फीस लेना तो फिर उनका हक है ना। फीस लेना भी उनका हक है, बट सर सबको चांस देना भी उनका हक है, जो सब मैनेजमेंट नहीं देता है। अभी एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ, सभी बच्चों के माइंड में एक चीज़ फिक्स है कि अगर हम यहाँ पर जाना है, उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करेंगे, ये सीधा बैठा हुआ है। किसी को एमईटी आना है, मिडिल क्लास का नहीं आ सकता सर, आ जाएगा तो अभी हर एक ब्रांच की फीस अलग है। सीएससी की सबसे ज़्यादा फीस है, फिर आईएएस, आईओटी, एआईएमएल, ऐसे ऐसे करके नीचे। अब जिनको ऐसे भी कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, यहाँ जाना है, तो सबसे सड़ी हुई ब्रांच ले लेंगे वो, जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। आपके कॉलेज में हाईएस्ट फीस क्या है? हमारे कॉलेज में 3.5 लाख पर ईयर फॉर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा डिमांड भी उसी की है, कंप्यूटर साइंस की है। अच्छा, तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब आप खोलते हैं, जैसे आप कह रही थी कि भी 3 से 4 साल में आपके कॉलेज भी यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील हो जाएंगे, कितना मुश्किल होता है कॉलेज खोलना या यूनिवर्सिटी में तब्दील करना उसको? देखो सर, कॉलेज खोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पहले तो हमको एक सेटअप चाहिए जहाँ हमको कॉलेज खोलना है। दूसरी चीज़ है वहाँ पे कंसिस्टेंसी रहना, बच्चों का वहाँ पे मन लगेगा नहीं लगेगा, बंद भी हो सकता है 2 साल बाद अगर ढंग से नहीं बहुत चला। रिस्की होता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के कॉलेजेस, रिसेंटली कर्नाटका में 50-60 कॉलेज बंद हुए पिछले साल। बंद हुए? हाँ, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं है। AICT के लोग आते हैं, नैक इंस्पेक्शन होता है। पहले होता था कि वो आते थे तो सेटलमेंट कर, अब सब ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन, अब सब ऑनलाइन है। अब मैनिपुलेशन, अब हर साल AQR सबमिट करना पड़ता है। नो मैनिपुलेशन, नो, पहले आते थे थोड़ा ले दे के, यही चलता था। अब मेरे टाइम से तो ऑनलाइन ही है बिल्कुल। यूपी अभी में भी बहुत से कॉलेजेस बंद हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जो, वो यहाँ भी बंद हुए हैं। सर इंजीनियरिंग का कहना सब नहीं खोला है, स्टूडेंट्स से नहीं मिलते, अब है ही नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। मार्केटिंग बहुत डाउन है इस साल का। जो मैं एडमिशन्स का आपको बताती हूँ, अभी अभी मैं चेक करी थी लास्ट वीक, तो इस साल हमारी पिछले साल थोड़ी ज़्यादा हुई थी, इस बार 200 का डिफरेंस आ रहा है इसी मंथ को लेके। तो मार्केटिंग भी डाउन है। और दूसरी चीज़ है कि कॉलेजेस इतने ज़्यादा खुल गए कि अब हमारे बैंगलोर में ऐसा है कि हमारा जो कॉलेज, उसके 10 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब उनको बच्चे भरना है तो वो 70-70 हज़ार में डिग्रियाँ दे रहे हैं, बच्चे वहाँ जा रहे हैं। जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ जाएंगे। बिल्कुल। अब मेरा ये कि यार हमको मतलब ब्रांड बनाना ही, ऑब्वियसली हमको कंसिस्टेंट रहना है। इस साल बच्चे नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, बट हम क्या कर रहे हैं वही करना है। कितने टोटल बच्चे होंगे आपके कॉलेज में अभी? अभी हमारे पास होंगे 4500 के अप्रॉक्स। और हॉस्टल में कितने होंगे? सारे हॉस्टल हैं 400 समथिंग। 400 समथिंग। और हॉस्टल में आपका वो कितना है स्पेस बच्चों का? हमारे पास है 3 हॉस्टल, 4 हॉस्टल है। तो एक तो हमारा बिल्कुल मतलब जो हमारे बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरेन के बच्चे आते हैं, तो उनके अलग ही रखा है हमने। ठीक है। और हमारे पास एक गर्ल्स हॉस्टल है, काफ़ी बड़ा है। 2 हमारे पास बॉयज़ हॉस्टल है। टोटल कितना स्ट्रेंथ होगा सब मिला के? हमारे पास ऑक्यूपेंसी आई थिंक 1500-2000 की है, बट हमारे पास इस टाइम 500 को, जो कोविड के बाद बहुत डाउन हो गया सर। कोविड के बाद काफ़ी वो हो गया है, क्योंकि बाहर के तो बच्चों ने आना ही बंद कर दिया है। तो हमारे पास पहले ओमान के, जॉर्डन के, अफ्रीका के काफ़ी सारे थे। अभी थोड़ा स्ट्रेंथ उधर का कम हो गया है। जो आपके टीचर्स हैं कॉलेज के या बच्चे हैं, कभी उन्होंने ऐसा कहा कि जो हम मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, इनका लाइफ में कोई रोल है? क्या स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए या डिग्री बेस्ड होनी चाहिए? सर एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, मोटी मोटी किताबों में जो हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली काम आएगा, बट इतना नहीं आएगा। क्योंकि हम कभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, कभी नहीं पूछेंगे तुमने क्या पढ़ा। बिल्कुल। तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और हम काम भी इसी पे करते हैं। अच्छा। अब हम जो मैंने पढ़ा सर, वो मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ। हाँ, एक्चुअली मेरा कहना है कि हमारा जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबें हमारे को पढ़नी पड़ती है बिकॉज वो हमारा सिलेबस है, वो हमको पढ़ना, हमारे ऑप्शन नहीं है। बट किताबों के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करना, अपना नॉलेज बढ़ाना, हमारा जो स्किल है उसको गेन करना, वो बहुत ज़रूरी है। हम कई बार इस पर भी डिस्कस करते हैं कि जो हमने पढ़ाई की, 12th में पढ़ाई की या 10th में पढ़ाई की या ग्रेजुएशन में की, उसका मेरी इस लाइफ से मुझे नहीं लगता मैं कहीं यूज़ करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तो ये यूजलेस सिस्टम नहीं लगता आपको कि? सर ये जो पढ़ाई है ना, ये ब्रिटिश वाले आके लेके आए हैं। हाँ,
ये हमारी शिक्षा तो ये थी हाँ, नहीं। हमारा तो गुरुकुल सिस्टम गुरुकुल था। था, हाँ। गुरुकुल सिस्टम जो कुछ अच्छा है। वो पूरा स्किल बेस्ड। अभी जो ब्रिटिशर्स आए इन्होंने बनाया, हम ये कैरी कर रहे हैं। हम्म, अगर गुरुकुल सिस्टम इंडिया में वापस आ गया, इंडिया नंबर 1 होगा। अब देखना। आप भी इसमें मानती हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ। हम तो बहुत बार डिस्कशन मैं कर बिल्कुल चुके हैं मानती हूँ इस इस चीज में। आप चाहती भी हैं ये? हाँ, मैं चाहती भी हूँ। मैं अगर अपना मेरा प्लान है अपना स्कूल खोलने का फ्यूचर में, मैं आपको इनवाइट करूंगी। आपको मैं बताऊंगी एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। हाँ। आप बनाएंगी वैसे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल गुरुकुल सिस्टम रखूंगी। मतलब आपने प्लानिंग कर ली है कि आपको गुरुकुल ही बनाना है? हाँ, बिल्कुल भी गुरुकुल नहीं बनाना है, क्योंकि अभी हमारे पास देखो आजकल के बच्चों को जी हाई फाई स्कूल ये सब, बट मैं गुरुकुल सिस्टम को रखूंगी वहाँ पे। मैं बिल्कुल रखूंगी। मैं अहमदाबाद एक जगह गया था, वहाँ भी एक स्कूल है, गुरुकुल स्कूल ही है वो, प्योर गुरुकुल स्कूल। उसमें 2.5 साल की वेटिंग है और बड़े बड़े घरों के बच्चे जो हैं हाँ सर, उस स्कूल में जाके पढ़ते हैं और लोग 2.5 साल की वेटिंग नंबर लगाते हैं, उनके बाद उनके बच्चों का एडमिशन उसमें होता है। मैं हैरान था ये आप देख के। देखो हमारे जो किताबें हैं जो भी है, ये कब से है? जब से ब्रिटिशर्स इंडिया रूल करने आए, ये तब से ही चल रहा है। मैकाले एजुकेशन सिस्टम जो आया उसके बाद से। हाँ, उसके बाद किसी ने सोचा भी 70 साल तो कांग्रेस थी, इन्होंने क्या किया? अभी 70 साल का जो बैकलॉग है, अब ये 3-4 साल में नहीं होगा ना ठीक। नहीं, फिर भी 2014 से अगर आप देखोगे, फिर भी 10 साल हो गए, 10 11 साल बट 10 साल में डेवलपमेंट भी सर एजुकेशन को बहुत लेके हुई है, चेंजेस हुए हैं। बहुत हुए हैं। एम्स खुले हैं, IIT खुले, NIT खुले, जगह जहाँ जहाँ कॉलेज नहीं हुआ वहाँ कॉलेज खुले। मैं हिमाचल का एग्जांपल देती हूँ आपको। बिलासपुर है एक जगह हिमाचल में, हाँ, बिलासपुर है। ठीक है, जहाँ से अपने जो नड्डा साहब है उधर से, उधर एम्स है। सर कोई सोच भी नहीं सकता था वहाँ पे एम्स की। हमीरपुर जहाँ पे अपने अनुराग ठाकुर जी है, वहाँ पे इन्होंने अभी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दे, PJ से भी बड़ा ही होगा वो। तो कर रहे हैं काम। लेकिन डेवलपमेंट तो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये नहीं लगता कि श्रुति की कॉलेजेस खोल देना, जैसे एम्स बना देना या दूसरे हॉस्पिटल्स खोल देना, उनकी या IITs खोल देना, IIMs बढ़ा देना, उनकी क्वालिटी डाउन हो गई। जो पहले उनकी ब्रांड वैल्यू थी वो अब नहीं रही है। सिर्फ खोल देने से ही चीज़ें होती हैं। हाँ, आई एग्री विद दैट, बट हम लोगों को उतने डॉक्टर भी चाहिए ना, उतना हमको वो भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर वो हमारे पास कम है, इतने नहीं है। आप सरकारी अस्पतालों में जाना, थोड़े जो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ अभी एक जगह है नाहन, वहाँ एक ही गायनेकोलॉजिस्ट है, पूरा दिन वहाँ भीड़ होती है बाहर में, तो उस पर हमको काम करना चाहिए वैसे। तो डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? इतना महंगी फीस मेडिकल की है, एक MBBS बनने के लिए। अगर कोई सरकारी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट में तो 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगते हैं, तो कहाँ से आएंगे डॉक्टर्स? फिर वही ये तो एजुकेशन हमारी सिस्टम पर सरकार आता को थोड़ी निकालनी चाहिए नोटिफिकेशन, हाँ, कुछ करो इसीलिए। ये तो बिल्कुल उनको करना चाहिए, क्योंकि देखो सर, जम्मू कश्मीर में हमारे पास ना बड़े कम बच्चे आते हैं, उधर का एक ही है नर्स या डॉक्टर। मैंने इतने जेंट्स लोग नर्सिंग करते हुए नहीं देखे जितने जेंट कैसे कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर ही है, उनको पता है कि इंजीनियरिंग ये वो मेडिकल को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इवन साउथ में भी बहुत देते हैं, केरला के तो बहुत लोग, केरलाइट बहुत जितने बहुत भी ज़्यादा। हैं, गल्फ में बहुत सारी हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि जब नीट का पेपर होता है ना, हो सकता है बच्चे का उस समय टाइम खराब हो, किसी दिन जब एग्जाम्स होते हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाया, टैलेंटेड है बच्चा, बाद में उसके पास अब मुझे नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कहीं करने के लिए, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम हो जिसमें वो अब देखो कर सर, सके। जैसे हमारे इंडिया के कितने करोड़ों में बच्चे बाहर जा रहे हैं MBBS करने, हाँ, वो MBBS किसी काम की ही नहीं है। वहाँ तो फिर क्वालिफाई जो 20 लाख में MBBS करके आ रहे हैं, हमको ही नहीं पता उन्होंने क्या करा है। सर एक डॉक्टर मतलब दूसरा भगवान, क्या क्या नहीं करना पड़ता एक बॉडी में, है ना। उधर अब यहाँ पे आकर उनके एग्जाम क्लियर नहीं होते। मैं आपको ऐसे 10,000 नाम दे सकती हूँ पिछले साल के, जो घर पे बैठे पिछले 3 साल से चाइना से MBBS करके आ रहे हैं, रशिया से करते हैं, यूक्रेन से करते हैं। तो वहाँ पे बोल देते हैं वहाँ पे रोबोटिक से सर्जरी होती है, ये होता है वो होता है। तुम्हारे को क्या आता है, तुम वो बताओ ना। नाम के आगे डॉक्टर लगाने से नहीं होगा सर, एटलीस्ट करना भी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखना, इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नॉर्मल आदमी का खोलने का काम नहीं है, ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन के है और मिनिस्टर्स के है, क्योंकि वही खोल सकता है, क्योंकि उनको 4 करोड़ रुपए लेने ना MBBS, है ना। ठीक है, अब MBBS में मैनेजमेंट से जाना डोनेशन कितनी है दुनिया भर की। बैंगलोर में 2-3 कॉलेज है हमारे। अगर मेडिकल कॉलेज खोलना इतना आसान होता, सब नहीं खोलते। गिने चुने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग हर मोड़ पे कॉलेज मिलेगा आपको, मैनेजमेंट का हर मोड़ पे कॉलेज मिलेगा आपको। तो ये चीज़ पे एक्चुअली ये गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो वृंदावन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का भी टारगेट है कुछ मेडिकल कॉलेज खोलने का आने वाले टाइम? माय चेयरमैन has started medical healthcare only and he have many hospitals, तो इनका नर्सिंग है उधर।
अभी हम बैंगलोर में हमारा काफ़ी एक हमने लैंड लिया है, मोर देन 100 एकड़. सो वी आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ बिग यूनिवर्सिटी देयर, जिसमें सारे ही कोर्स होंगे. मैनेजमेंट होगा, आर्किटेक्चर होगा, जितने भी हम कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं. MBBS होगा, मेडिकल के सारे, फिजियोथेरेपी और एवरीथिंग, नर्सिंग है. नर्सिंग वी आर ऑलरेडी हैविंग इन केरला. तो हम सब कुछ करेंगे और हम उसको ऐसा बनाएंगे कि वहाँ पे सब लोग आ सके. VIPs के लिए नहीं है, सब लोग आ सके, सबको एक्सपीरियंस मिले. सुंदर पिचाई, हाउ सिंपल ही इज, हाउ हम्बल ही इज. तो वो पैदा होते थोड़ी इंटेलिजेंट बने होंगे. सर हर एक कॉलेज का मैं आपको फोकस बताती हूँ. एनवायरनमेंट एंड एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैं जो है बिलीव करती हूँ. अब कुछ लोग ऐसे भी है, कोई ऐसा बच्चा दिख रहा है हैंडीकैप्ड है, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे. उनको लगता है कर ही नहीं पाएगा. और हैंडीकैप्ड ही बहुत, कई बार ऐसे बच्चे निकलते कि शार्प माइंड होते हैं कभी-कभी. सही बात. यहाँ पे एक वीकनेस है कि देख के जज करना. और कॉलेजेस के जो टीचर्स के हैं वो बहुत बुरे हाल है. अच्छा. सॉरी टू से, मतलब हर जगह ऐसा ही है. कैसे, क्या प्रॉब्लम्स? आएंगे जाएंगे वही है. उनको मतलब एक पेन नहीं लेता है. मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं माय कॉलेज, आई एम नॉट प्रेजिंग माय स्टाफ. कभी मेरे को रात को 2 बजे कुछ याद आता है ना कि ये करना है, मैं अपने डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी, CFO को फोन करूंगी, कॉलेज आओ. आएंगे वो 2 बजे भी. किया है मैंने ऐसे बहुत बार. अच्छा. यस, दे कम बिकॉज टुमारो आई डोंट नो वेदर आई विल बी देयर. मुझे ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये नहीं करा. सर ऐसा कि आप कभी, मैंने आपको बोला मेरे कॉलेज आना पूछना, मैंने आपको 2-2 बजे भी कॉलेज खुलवाया है और मैंने काम भी करा है. व्हेन आई एम फ्री आई गो फॉर राउंड्स नाइट कॉलेज एंड ऑल. तो मेरे को हॉस्टल वाले बच्चे बोलते हैं मैम आप शादी वादी कर लो, आप कभी भी आ जाते हो रात को. अच्छा भाई बताइए, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है इंजीनियरिंग कॉलेज का? सर टू बी वेरी फ्रैंक, पिछले 4-5 साल से तो बहुत अच्छा है. मैं ये नहीं बोलूँगी 100% है. देखो क्या होता है ना, अभी जो हमने करा है, जब बच्चा कॉलेज आएगा ही, हम आते ही क्लासेस शुरू में 1 महीना और ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखती हूँ. कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, खुद को कैसे कॉन्फिडेंस लाना है, तुमको क्या क्या करना है. मैंने 1 महीना तो ऐसा रखा है ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, मैं टीचरों को बोलती हूँ तुम बच्चों को पढ़ो और एक एक बच्चे को मेरे को आके बताओ. फिर मैं एक से मिलूंगी. मुझे अगर लगा कि तू तो इसको स्टडी नहीं कर पाया तो टीचर थोड़ी है. सर मैं ये मानती हूँ कि कोई बच्चा कॉलेज आ रहा है तो कुछ लोग आ रहे हैं उनको डिग्री करनी है, उनको ब्लॉगर बनना है. कभी किसी ने सोचा था कि पॉडकास्ट नाम की कोई चीज़ आएगी? नहीं सोचा था. सही बात. आज है ना मेरे पास ना केरला के कम से कम 1000 बच्चा सिर्फ केरला का है. 1000 बच्चा 1000 माइंडसेट के साथ है. इतने टैलेंटेड बिल्कुल होंगे. मैं आपको बता नहीं सकती. फोटोग्राफी उनकी नेक्स्ट लेवल. कुछ भी करा लो आप उनसे, वो कुछ टूटी फूटी गाड़ी दे दो सर, उसकी फरारी बना देंगे वो. पर वो तो करने आया इंजीनियरिंग ना, उसको तो प्लेसमेंट चाहिए. उसके माँ बाप इंजीनियरिंग करनी नहीं है, वो आए BBA करने. जस्ट वी वांट डिग्री. ओके. अब ऐसे भी बच्चे हैं जस्ट सेक फॉर डिग्री. हाँ, पर उनको करना कुछ और है. ठीक है. तो मैं अपने टीचर्स को, जब बच्चा कॉलेज आ रहा है, हमारे पास कितने 300 कुछ टीचर है, हर एक बैच बनाओ. मैंने कहा तुम इतने बच्चों को मेंटर मेंटी सिस्टम बनाओ, तुम पढ़ के बताओ कि बच्चा क्या चाहता है, तुम आके मुझे बताओ. वो देखेंगे, पूछेंगे, फिर मैं खुद बुलाऊंगी. अगर मुझे लगा इसने सही करा है तो मैं उसको उसी में अब एक हमारे पास स्पोर्ट्स में है फुटबॉलर, तो उस टाइम टर्फ नहीं थी, टर्फ बनाई हमने, जा रहे हैं टूर्नामेंट्स में, बढ़िया कर रहा है. लेकिन आपको ऐसे बच्चे होंगे ना जो इंजीनियरिंग करके एक नौकरी चाहते होंगे. सर जो इंजीनियरिंग करके नौकरी चाहते हैं, देखो सबको नौकरी नहीं मिल पाती है. सब कुछ नहीं मिल पाती है क्योंकि कई बार वो सोचती कि हमने सब पढ़ा है. अब मैं कितनों को मिल पाती, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पिछले साल क्या रिकॉर्ड रहा. पिछले साल हमारा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो रहे होंगे कुछ 300 कुछ. अच्छा. उसमें से नौकरी गया होगा 80-90 गया. हाँ, आराम से. मतलब आप ये दावा नहीं कर सकती हर से 100% प्लेसमेंट जो है हम नहीं देते हैं. सर, वो पॉसिबल ही नहीं है. वो हमारे पास जब पेरेंट्स एडमिशन लेने आते हैं उनका पहला क्वेश्चन 100% प्लेसमेंट है. मैं कहा नहीं जी, मैं झूठ क्यों बोलूँ सर. अगर आपका बच्चा यहाँ पे आ रहा हो नालायक है, मैं कैसे दिलाऊं. अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, वो 10 out of 10 CGP लाएंगे, रट्टू मास्टर, किताब दे दो पूरा छाप के आएंगे वो, बट उनको बाहर का कुछ पता ही नहीं है. और सर कभी भी हम इंटरव्यू देंगे ना, वो कभी नहीं पूछेंगे हमने. बाकी तो आपने एक एग्जांपल दे ही दिया कि गुंडा जो है वो आज के डेट में अमेजन में नौकरी कर रहा है. तो इसका मतलब जिस लेवल पे आप स्किल बेस ही सुधार उसको कहा जाएगा,
अगर किसी का माइंडसेट भी अगर Actually, बदलता है हमें तो ना काम ही इस पे करना चाहिए। बिल्कुल। सी डिग्री एक ऐसा, सर मेरा मानना ये है, हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अच्छा अब काम हो गया, अभी डिग्री हो गई, अब नौकरी करें। अरे भाई तुम तभी क्यों नौकरी करेंगे जब, सर बाहर देखो आप यूएस साइड में बच्चा हो गया है 10-12 साल का, अपना काम कर, अब 60 हम शुरू से ही करेंगे ना, शुरू से करो कुछ दो। बच्चे पेरेंट्स सोचते बच्चों को फोन देंगे बिगड़ जाएंगे, अरे तुम बिगड़ने तो दो एक बार, एटलीस्ट देखने तो क्या हो रहा है। करता क्या है सर सर? मेरे घर में, मैं नाम नहीं लूंगी, एक है ऐसी फैमिली, मतलब हमेशा रोका, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। जब एकदम दुनिया के बाहर निकलते ना तो थोड़ा टफ हो जाता है सर, वो कॉन्फिडेंस भी लैक करेगा, उसको पता नहीं क्या करना है। अब मैं अपने एग्जाम में मुझे खुला छोड़ा घर वालों ने, मैं डरती नहीं किसी से, मुझे जो करना है मुझे करना ही है। बट हाँ, मैं कुछ भी करूँगी अपनी लाइफ में, मैं ईजियर वे कभी भी चूज़ नहीं करूँगी। सर मैं वो आदमी है, जब जख्म पड़ते ना, सुइयाँ गपोच गपोच के कर लिया है, तब मेरे को ये कि अब क्या ही दर्द होगा, हो गया है क्या ही होगा। बट मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है। अब रही स्टूडेंट्स की बात, प्लेसमेंट्स मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जो भी बोलते हैं 100% नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं। अब वर्ल्ड के टॉप कॉलेज में चले जाओ। नहीं, मैं एनएसएसओ का डाटा पढ़ रहा था एक, उसमें था कि 15 लाख बच्चे हर साल निकलते हैं, 4000 प्लस कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग, 15 लाख बच्चे निकलते हैं, उसमें से 2.5 लाख का तो होता है, बाकी बच्चे बेचारे मजबूर हो जाते हैं। जैसे कोई फोटोग्राफर बना, कोई पॉडकास्ट करने लगा, कोई कुछ कर रहा है, वो मजबूरी हो जाती है उनकी, उनका चॉइस नहीं होता, वो बनने आते हैं इंजीनियर, उनको होता है कि कहीं नौकरी करना है, कहीं सॉफ्टवेयर कंपनी में जानी है, पर होता नहीं। तो अब देखो सर, इंजीनियरिंग, मैं तो ये बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को भी, फोर्स मत करो। कितनी महंगी इंजीनियरिंग, उसका आउटपुट बाद में ना मिले तो फायदा क्या है। कई लोग तो एजुकेशन लोन लेके आ रहे हैं, फिर उसका 0 आउटपुट है। देखो ये तो कोई भी बच्चा कहीं जाएगा, धोखाधड़ी में रखते सब 100%। सर कहीं मुझे आप कोई एक कॉलेज बता दो, चाहे किसी बिलीनियर का कॉलेज हो, मुझे आप बताओ 100% प्लेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं। और होर्डिंग्स देख के मुझे हैरानी होती है। अब जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं सर, अब वो बोलते कि फिर फायदा क्या। मैंने कहा फिर वहाँ जाओ जहाँ आपको बोलेंगे 100% और बाद में लॉलीपॉप दे देंगे। एटलीस्ट मैं, अब मेरे कॉलेज में जो बच्चे हैं ना, वो बोलेंगे कि हमको डांस करना है, तुम डांस एकेडमी खोलो। सर अभी मैं आपको बोलूँ ना, कुछ टाइम बाद ही गुरुकुल सिस्टम वापस ना आया तो आप देखना, आना चाहिए, हम तो चाहते आएगा। हैं कि आए। और ये 100% प्लेसमेंट का बोर्ड जो होता है ना, उसके अंदर एक एस्ट्रिक मार्क होता है, उस एस्ट्रिक मार्क में सब कुछ छिपा होता कितनी, सर आप कॉलेज की ब्राउचर्स देखना, कितनी फेक कंपनीज डालते हैं। हाँ। और बच्चा एक, सर हमारे ब्राउचर में था सर, मैंने खुद चेंज करा है सारा, पहले जो मैनेजमेंट था नहीं होता है सर। अच्छा, हाँ, पहले आप लोगों ने भी रख रखा था? मैंने नहीं रखा था, आपने नहीं, आप लोगों ने। पहले जो चेयरमैन थे, पहले जो थे, उन्होंने डाला था। हमारे जो नए चेयरमैन, उनकी सारी कंपनीज में तो एक भी बच्चा नहीं गया, तुमने कैसे डाल दिया? सब बहुत फेक गलत लिखा है। हुआ। हाँ सब फेक है, गलत है, बिल्कुल इसको गलत है। स्कैम ही कहेंगे, एक तरह से स्कैम है, टोटली बच्चों को स्कैम है, फंसा रहे हो आप। ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है, पैसे कमाने के अब लिए। आप कॉलेज के कभी रिव्यूज में जाएंगे तो उसमें देखते हैं, देखो सर कई बार क्या होता है ना कि बच्चा मेहनत कर रहा है, मैं अपने कॉलेज की बात कर रही हूँ, और वो प्लेस नहीं हो रहा है, चाहे मुझे उसको कॉलेज में लगाना पड़े, हम लगाता है। जिसके अंदर कुछ करने की वो है, और हमने किया है। हमारे पास एक लड़का था, तो आईटी में अच्छा था, उसको मतलब ना कैमरा, फोटोग्राफी एंड ऑल, तो उसको पीआर टीम में रखा है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने उसको 1 हफ्ता दिया, तो कॉलेज की रील्स बना, तो मुझे देखा तू क्या कर सकता है, अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया अपना हैंडल कर रहा है हमारा जो भी सोशल मीडिया रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। जिनको नीड है और जिनको कुछ करना है। सर माय चेयरमैन टुक अ रिस्क व्हेन ही अपॉइंटेड मी इन सच अ यंग एज। सब ने बोला इतनी छोटी कैसे मैनेज करेंगे, एंड टुडे इज सो प्राउड, एवरीबडी सेज हिम यू हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन। सी यंग HS IPS ऑफिसर्स बन रहे हैं, वो 24 साल के बाद नहीं बन रहे सर, 21 साल 22 साल के बाद नहीं बन रहे। मुझे नहीं लगता कि एज और टैलेंट का कोई कनेक्शन है। तो मेरे चेयरमैन यही बोलते थे कि यंग HS IPS ऑफिसर कैन डू एनीथिंग। अब पुराने वाले आधे ज्यादा तो करप्टेड है, आधे से ज्यादा उनका यही है कि पुरानी सोच क्या है। सर अभी आप देखेंगे ना, जो बच्चे हैं ना, वो पुराने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको चाहिए कि कोई ऐसा सामने आए जो हमें करवाएं, हमको प्रैक्टिकल दे। मैं तो ज़्यादा जो चांस है वो प्रैक्टिकल करने का देती हूँ। कभी बच्चों को समझ नहीं आता ना, मैं कहा अच्छा तुम बोलिए, तुम करके तो दिखाओ एक बार, फिर वो कर लेते। हाँ, कई बार कर भी नहीं पाते। अरे इतने पैसे मैं ले आऊँगा, मैं कहा 5 रुपये कमा के दिखा, कहाँ से लाएगा? सही बात। तो उनको ऐसा मैं तो सर ऐसा ही करवाती हूँ।
मेरा यही आप सवाल skill है कि develop कर रहे हो, हाँ, सही बच्चों का कहना है कि जो इंटरव्यू में सवाल होते हैं, जब प्लेसमेंट होता है, कंपनीज आती हैं, मुझे लगता है कि बुक से रिलेटेड होती हैं कभी भी चीज़ें, नहीं होती ना। तो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब वो जो आप बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, कैसे सर, करवाते हैं? देखो हमारा जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहा है, अब हमने जो MOUs दूसरी कंट्रीज में साइन किया है, वहाँ पे जाके उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी है, कोई भी, इवन मैं जब इंटरव्यू लेती हूँ अपने कॉलेज में स्टाफ अपॉइंट करने के लिए, मैं ये तो कभी भी नहीं पूछूंगी उन्होंने क्या पढ़ा। पहले तो मैं बंदे की पर्सनैलिटी देखूंगी। ऑरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे बात कर रहा है, उसके अंदर क्या गुण है, वो झलक जाता है। ठीक है, अब वो रट्टू तोता मास्टर का मैं क्या करूँगी, दूसरों को भी वही ज्ञान बांटेगा जो उसने खुद रटा हुआ है, वो तो गलत हो रहा है ना। बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि हमको स्किल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हमको नॉलेज गेन करना है। दुनिया में इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब जब मेरे को एजुकेशन इंस्टीट्यूट का CEO बनाया, मेरे को तो पता भी नहीं था क्या होता है ये एजुकेशन क्या होता हाँ, है। पर मुझे ये पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को वो चेंज करना है। मुझे ये पता था कि क्या कमियाँ है, कैसे कॉलेज चलाना है, कैसे, हाँ, वो चीज़ हमारे को कमियाँ ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो मेरे पास कोई आ रहा है, कल को मेरे से भी अच्छा कर सकता है। सी आई फील व्हेन वी गो एनीवेयर वी शुड गिव चांस टू यंग पीपल, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। अब सोचते हैं HS रिटायर कुछ भी कर लेगा, कुछ भी नहीं करेगा। IPS रिटायर कर ले, नहीं। जो एक 20 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा सोच रहा है, वो कभी भी 50 साल का भी सोच ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, मतलब मैं पर्सनली सवाल पूछ रहा हूँ कि जो जनरेशन, यंग जनरेशन है, ये थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल भी है बहुत? सर, वो डिपेंड करता है वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। देखो, अच्छे दोस्त हैं बहुत अच्छे बनेंगे, बुरे दोस्त हैं बुरे बनेंगे। ठीक है, आजकल तो कई माँ बाप भी बड़े मॉडर्न हैं, बच्चों के साथ ही बैठ के दारू पीना। हमारे पास एक बच्चा है, मैं कहा एक दिन प्रोटीन, वो हम रखते नहीं, अलाउड नहीं करते ड्रिंक्स एंड ऑल, प्रोटीन शेक की बोतल में दारू लेके, मैंने कहा खोल इसको, उसने छत पे फेंक दिया। फिर मैं सिक्योरिटी बस छत पे चढ़, मैं, मेरी तो मम्मी भी बैठ के पीती है मेरे साथ, अब ऐसे पेरेंट्स का क्या करना। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं निकाल दिया कॉलेज से। ग्रूमिंग कैसी हो रही है वो भी निकाल important दिया। हाँ, मैं सी सर, आई एम वेरी अगेंस्ट दिस थिंग्स। सी, व्हेन यू आर सेटल इन योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट, बट नॉट इन कॉलेज। कॉलेज तो शिक्षा है ना, मंदिर है। वो गलत चीज़ है। कुछ पेरेंट्स ऐसे ही है ना कि ठीक है चलने तो जो हो रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे सर, जो घर पे बैठे हैं, ठीक है, बच्चों की परवाह। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों को, उनके कुछ बच्चों को बोलो मेरे बच्चे को मारा कैसे, ठीक है नहीं पढ़ा, हमने भेजा है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, हड्डियाँ तोड़ देना, बस घर पे पहुँचा देना लाश कि जला दे हम इसको। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं स्ट्रिक्ट, बट कई जगह तो घर से एनवायरनमेंट ख़राब हो के आ रहा है। आपने अभी एक बात कही कि 50-60 कॉलेज जो हैं, मतलब हमने भी जब पढ़ाई करे तो 50-60 कॉलेज जो हर साल बंद हो रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल भी रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं। तो एक तरफ तो इंजीनियर बनने की रेस लगी हुई है, अभी भी कई बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने, और दूसरी तरफ कॉलेजेस जो हैं वो भी बंद हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों बंद हो रहे हैं? इसके पीछे ये कारण है कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन इतने फेक बना रखा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। जो भी रिसेंटली कर्नाटक में। दूसरा चीज़ है कि कॉलेज खुले हुए हैं, कॉलेज में बच्चे हैं नहीं, ऑनलाइन दिखा रखे। जब ये जो हम AQR वगैरह भरते हैं कि इतने हैं, इंटरनल सडन एक होता है LIC, लोकल इंस्पेक्शन कमेटी, वो आके दिखाते हैं तुम्हारे पास तो बच्चे ही नहीं है। हर साल इनटेक कम करते जाएंगे तो कॉलेज बंद ही होंगे, कैसे चलाएंगे? तो कैसे बिल्डिंग बना लेते हैं ये लोग? सर, पहले क्या होता है ना कि पैसे होते हैं इनको, मैक्सिमम जो भी अभी कॉलेज खोले तो उन्होंने उसके लिए खोले कि चलो हमारे पास पैसा आएगा, वो है। जो भी इनकी मेंटलिटी, सबका अलग अलग अपना माइंडसेट होता है उस टाइम। अभी सर जो एडमिशन की मार्केट है वो बहुत डाउन हो गया है। एडमिशन सब अभी कॉलेज इतने खुले, इतने तो बच्चे भी नहीं है इंडिया में, कहाँ जाएंगे? हर एक कॉलेज में इनटेक होता है 4-5-6 हज़ार। रेवा यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है कर्नाटक में, 16,000 बच्चे थे वहाँ पे, वहीं कितने कम हो गए। अच्छा, बच्चे तो रोज उतने ही निकल रहे हैं ना, 12th कर रहे हैं उतने ही बच्चे, पर वो जा कहाँ पर रहे हैं? कॉलेज ज़्यादा खुल रहे हैं ना, और अभी सबको बच्चे भरना है, सबको डॉक्यूमेंट में दिखाना है कि हाँ हमारा इनटेक कितना है। वो कंटिन्यू वो सेम रखना पड़ता है सर। जब उसमें वो लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है तो उस हिसाब से रिजल्ट्स भी देने इसका पड़ते हैं। मतलब बच्चा बहुत फंस रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉलेज लें और क्या ना लें। एक तो कंसल्टेंट वाले हैं ना, इन्होंने बड़ा बुरा हाल कर रखा है। क्या? एक्चुअली हर कॉलेज में कंसल्टेंट रहेंगे, हम इतने बच्चे देंगे। मान लो मैं कंसल्टेंट हूँ तो मैं आपको 10 बच्चे दे रही हूँ, तो 10 बच्चों की फीस मान लो 3 लाख रुपए, तो उसमें से 1 लाख मेरा कमीशन होगा। अच्छा, अब उनको जहाँ कमीशन ज़्यादा मिलता है उधर बच्चे फेंक देते हैं। अब बच्चों को तो पता नहीं है, अच्छे लॉलीपॉप देखिए ये ही है
मेन जो गेम एडमिशन का कंसल्टेंट ही है, ये भी हो रहा है? डायरेक्ट। हाँ, यही ही है सर। एक कॉलेज में 16,000 बच्चे कैसे जाएंगे? तो कैसे एक बच्चे से कनेक्ट होता है कंसल्टेंट? इनके अपने ऑफिस होते हैं। अब जैसे केरला में एक ऑफिस है, हम्म, ठीक है, अपने अपने राजस्थान में एक ऑफिस है, वो बोलेंगे बैंगलोर है, ये है, वो है, दिखाते हैं। हमने भी कंसल्टेंट रखे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमने भी रखे हैं, हमारे पास भी है। वो क्या बोल के बच्चों को लाते हैं हमको पता नहीं है, बट आई पर्सनली इनिशिएट द थिंग्स, आई पर्सनली गो टू द स्टूडेंट्स। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं कि कंसल्टेंट क्या बोल के ला रहा है आपको नहीं पता? सर, आपकी रेपो को खराब करता है, उसने क्या कमिट किया आपके वो हमको नहीं पता। लेकिन कंसल्टेंट अल्टीमेटली हर कॉलेज में एमओयू बने होते हैं, लेकिन admissions अल्टीमेटली के तो लिए। आपके रेपो आएगा ना जब बच्चा नहीं आएगा। सर, वो तो है ही। अब कल को आएंगे, ये बोला तुम्हारे पास ये नहीं है, हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। तो ये हाँ, क्योंकि वो क्या बोल के ला रहा है हाँ, ये ये तो तो इनको हमको भी नहीं क्या पता। कमिट किया उसने बच्चे को, या यू नेवर नो कि क्या बट कहा। एवरी पर इनके पास कॉलेज, भी ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन तो कंसल्टेंट ही है। सी डायरेक्ट एडमिशन कितना हो जाएगा? अच्छा मुझे बताओ। हाँ, डायरेक्ट तो कम होता है बहुत कितना? सारे। मैंने तो अभी अभी कंसल्ट एक एग्रीमेंट होता है, उनके पास मतलब पैन इंडिया का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो बच्चे लाते हैं, हमको भी बच्चे चाहिए। बट सर इन माय कॉलेज आई पर्सनली इनिशिएट एवरीथिंग। मैं सबसे जाके पूछती हूँ, बात करती हूँ क्या है। अब बाकी को अब कुछ कई 1-2 बार बच्चों ने बोला भी है कि मैम ऐसे बोला था यहाँ पे ये तो है नहीं, किसने बोला था? वही जो मैं फिर हम उनको बुलाते हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई जो है वो बोलो तुम। अब फिर क्या होता है, मान लो अगर हम 1 लाख कमीशन दे रहे हैं, बाहर वाला 2 दे रहा है, तो 2 में सारे बच्चे भेज देंगे, ऐसा भी होता है। तो जो कंसल्टेंट से लोग हैं, इन्होंने तो ज़्यादा मार्केट खराब करा एडमिशंस का। लेकिन ऐसा नहीं लगता श्रुति जी कि इसमें बच्चा बेचारा पिस रहा है, उसका पैसा इधर उधर सब जगह बच्चा अच्छे कॉलेज में चला गया, उसकी मौज है, बुरे कॉलेज में फंस गया वो। और पैसे भी चले गए नहीं, उसके फिर आजकल तो माइग्रेशन भी तो हो रहा है, सेम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड माइग्रेट करा देते, नहीं तो ड्रॉप कर देते हैं, कुछ करेंगे नहीं, ऐसा भी हो रहा है। जो आप बच्चे को, आप जैसे आपने कहा कि कंसल्टेंट होते हैं, आपने पैसा दिया उसको, तो क्या उसकी फीस अलग होती है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती है या सेम फीस में? जो कॉलेज में फीस सेम है। हाँ, मान लो अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो 3 लाख फीस है, तो 1 लाख हमको देना है उनको कंसल्टेंट को, 2 लाख कॉलेज में आता है। बट वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में, बाकी सेकंड थर्ड ईयर का जो आता है वो कॉलेज में। ये मुझे तब पता चला, मैंने बेटे का एडमिशन करवाया अपने, किसी को नंबर मिला कहीं से, मेरे पास कॉल आया और मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी बात कर ली थी, तो उसने कहा कि आपने करवा दिया? मैंने कहा हाँ करवा दिया मैंने। बोला सर मैं करवाया था, मैं आपको डिस्काउंट भी दिलवा देता जो भी मिलता। तो मुझे पता चला कि जब डायरेक्ट आएंगे तो होता है नूरा। कई बार क्या होता है, कंसल्टेंट लोग बोलते हैं 4 लाख फीस है, 1 लाख मेरे को दे, 3 वहां दे दे। अब वो 1 वहां से भी ले ला, 1 हमसे भी लेगा, ऐसा भी होता है। और कुछ आपको पैसा वापस भी कर देते कंसल्टेंट, बच्चों को भी कर देते हैं, ऐसा मुझे पता चला। कॉलेज से लिया, आपको कुछ पोर्शन दे दिया तो आपको और डिस्काउंट मिल गया। तो ये मुझे तब पता चला कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। ऐसा तो मुझे पता नहीं है, नहीं यहाँ बट था यहाँ नहीं होता सर। हर एक कंसल्टेंट बहुत, हाँ सही बात। इनका जो सिस्टम है वो बहुत ही खराब है। और एक्चुअली इनको मार्केटिंग का बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये लोग जाएंगे वहां जहाँ इनको ज्यादा पैसा मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कॉलेज अगर यहाँ पर है, इसके चारों तरफ कम से कम 20-25 कॉलेज है, सबसे अब सबने भरना है, हाँ तो वहाँ पे तो मारपीट चली है इस टाइम, इधर आओ उधर जाओ ये करो। बट वी शुड मेक सच एन एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट शुड कम ऑटोमेटिकली। वी आर वेरी गुड वॉक-इन्स। अब मेरा सवाल ये कि जैसे आप सिंगापुर की बात कर रही थी, 60 लाख की पॉपुलेशन अराउंड है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं वर्ल्ड की। हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी पॉपुलेशन है, फिर भी क्या कमी है कि हम compete नहीं कर पाते, हमारी यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल पर नहीं आ पाई हैं? सर देखो, सिंगापुर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंडिया में नहीं है। उधर का कॉलेज का पर कैपिटा क्या है वो इधर का नहीं है, हमको पता ही नहीं है क्या है। अब उधर का जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके पास बहुत नेक्स्ट लेवल रिसर्च है, अच्छा, बहुत एडवांस्ड है। आई हैव बीन इन सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमारा MOU साइन है वहाँ पे। वहाँ पे अगर आप देखोगे इतने ज़बरदस्त कैबिन बनाए हैं, हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके आगे 1% भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम जो IIT हैं, ये सब इन सबों में कुछ भी नहीं है। आप IIT में जाना, पानी नहीं होगा हॉस्टल में। अब आज शाम को जाना है यहाँ पे, वॉशरूम जाना, बुरे हाल होंगे। मैं अपने कॉलेज में कमरे कम साफ करवाती हूँ, मैं वॉशरूम डेली साफ होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो आप सिंगापुर की बात कर रहे हो सर, वहाँ के जो बच्चे हैं, अब वहाँ पे कोई गरीब है ही नहीं। अच्छा, वहाँ गरीब ही नहीं है कोई। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना श्रुति, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री में गरीब अमीर का बैलेंस तो हमेशा, गरीब तो दुबई में भी होंगे, सऊदी में अब हमारे यहाँ पर जो है इंडिया में, जो गरीब है
जो पेरेंट्स बिल्कुल उनको फिर भी अपने बच्चे पढ़ाने, उधर वो सिस्टम नहीं है सर। अच्छा। जिनको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, जिनको पढ़ना एक्सट्रीम लेवल पढ़ाई करते हैं, मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा है। अब रही सिंगापुर, इसके बाद उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ में है वो इंडिया के कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। उनकी जो फैकल्टीज़ है, उनके जो गेस्ट लेक्चर्स जो होते हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल है सर। हाँ, हमारा ही इंडिया का कोई भी इसमें नंबर 1 में नहीं है, बट अगर ये गुरुकुल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, अगर ये इसको पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया भी नंबर 1 पर होगा। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, IIT का सिर्फ नाम है, IIT में प्लेसमेंट है नहीं, IIT में पूरी भेड़ चाल हो गई। IIT में भी आप देखो, सिविल मैकेनिकल का मुझे बताना कितना एडमिशन है, 0। सिविल तो वैसे भी कहीं नहीं रहा था, कभी पहले भी नहीं पढ़ा। सिविल तो करना ही लग रहा है, लोगों ने छोड़ दिया है। छोड़ दिया है, जॉब्स नहीं है सिविल में। लेकिन IIT में कुछ तो होगा जो पूरी दुनिया इतना उसको एडमायर करती है। वहाँ के लोगों को नहीं, जो अब जो CEO हैं बाहर अमेरिका में, पिचाई हैं, जो भी हैं, ये लोग जो IITians निकले। सर अगर आप एजुकेशन देखोगे ना, अब उस टाइम के और अब टाइम की बहुत डिफरेंस है। अच्छा, क्या फर्क आ गया? बहुत डिफरेंस है। देखो पहले क्या होता है ना कि बच्चे बड़े पैशनेट होते हैं करने के लिए। अब वो जो IIT में चल जाते हैं, आधे तो समझ हम IIT में आ गए, अब जो होगा देखा जाएगा। उनको ये भी लगता है हम IIT में प्लेसमेंट हो ही जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ है। अब तो नहीं हो रही, नहीं होगी। आप ही तो बता रहे हो लास्ट टाइम इतना हुआ। और हो भी गई तो पता चला कि महीने के 60। और जो सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम है ना सर, आप शारजा यूनिवर्सिटी देखना दुबई में, क्या यूनिवर्सिटी है वो। हमारे यहाँ पे एजुकेशन इन्होंने ना पूरा सिस्टम ही उलट पुलट कर दिया है। बाहर की एजुकेशन तो बहुत तगड़ी है। इसका मतलब सिर्फ पैसे के बेस पे हो गया क्या? सिर्फ पैसा चाहिए, मनी चाहिए? ये भी है, क्योंकि अभी कुछ कॉलेजेस करते हैं, पहले में भी मेरे कॉलेज में भी होगा पता नहीं, कि आ रहे बच्चे जा रहे हैं, उनको पता फेल हो रहा है, नहीं फर्क पड़ता हो रहा है। सर मेरे कॉलेज में पिछले 5 साल से 35 रैंक होल्डर है, 35 रैंक होल्डर। इतिहास में नहीं हुआ है। लास्ट ईयर पूरे बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी में हमारी एक मुस्लिम लड़की फर्स्ट रैंक पे आई, VTU में आई। अच्छा, मैं तो रिजल्ट पे बहुत फोकस करती हूँ और करना भी चाहिए। इनको अगर हम इन बच्चों को सिंगापुर भेजेंगे ना, कहाँ नहीं जाएंगे? जाएंगे। हमारा एक बच्चा माइक्रोसॉफ्ट में गया, बहुत अच्छी उस पे गया पैकेज पे। अच्छा, मतलब देखो, एक तो किस्मत भी होती है, दूसरा झील भी होते हैं। हमारे पास एक लड़का है कॉलेज में, उसका नाम है श्रीपाद, कर्नाटका का ही है। उसको किताबों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैंने कहा भाई बाहर जाके धूप तो खा ले थोड़ी सी, बाहर तो निकल ग्राउंड में। कई बच्चे अलग टाइप के होते हैं, लाना पड़ता है। पर जो सिंगापुर का जो, अब आप वहाँ के स्कूल्स देखना, उधर के आप उनका एजुकेशन सिस्टम ही बहुत, और जबकि सिंगापुर इतना सा है, जाते ही खत्म हो जाएगा वो। 60 लाख की आबादी होता क्या है, हम 150 करोड़ 150 करोड़ जाते ही खत्म होएगा। बट जो वहाँ पे अब आप मैं भी आ रही थी, कौन सी नदी है, इतना कचरा है भगवान। कब से केजरीवाल साफ कर रहा है, आज तक नहीं हुई। केजरीवाल खुद ही साफ हो गया। अब साफ हो गया। अब रेखा गुप्ता जी है, वो कर तो रहे, मतलब इतना बुरा हाल था सर। एक बार हम उधर गए थे, अक्षरधाम मंदिर है ना, उधर जाते हुए आती हूँ, इतने बड़े बड़े लेज के पैकेट पड़े हुए और पूरी नदी भरी हुई है। ये तो है, ये दिक्कत तो यहाँ पे। अब इंडिया में गाड़ी जा रही है, इधर से आ जाएगी। दुबई में देखना, चाहे इधर कितनी खाली हो, जा रहे तो जा रहा। दुबई में लाइसेंस लेना मतलब इंडिया में PhD करना। हाँ, हमारे यहाँ लाइसेंस तो ऐसे बन जाते हैं घर में बैठे हुए। मेरे पास ही बैठे 2 वहाँ पे, आता है नहीं, बस लाइसेंस बना रखा है। हाँ बिल्कुल होगा। इंडिया एक ऐसी चीज है, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है। अब आपने कनाडा में देखा है, एक लड़के से ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, वो पंजाबी, उसको उम्र कैद की सजा सुना दी। हमारे यहाँ पे लॉ को फ्रेम करना बहुत ज्यादा, लॉ भी तो सारे पुराने वाले पड़े हुए हैं ना, इसीलिए तो दिक्कत हो रही है। लॉ भी 1861 पुलिस एक्ट कानून है। दुबई वगैरह ये रूल कर रहे हैं वहाँ के रूलर्स, ठीक है। एनीवे जब से हमारे PM नरेंद्र मोदी जी आए तो मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे सर। हमारे को तो पहले ही नहीं पता था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बताते ही थे। मोदी ने खुद ही इतना काम करा है कि बच्चे बच्चे को पता है मोदी कौन है। मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं गलत नहीं बोल रही है ना। काम भी किया है और अपना और अब देखो हमारी कितनी कंट्रीज में मतलब अभी रिस्पेक्ट भी है, पहले कौन करता था? मतलब बेसिकली मार्केटिंग की है मोदी जी ने अपने देश की भी। अभी मोदी जी उधर आए थे बैंगलोर, वो एक ऐसे एरिया में गए थे यहाँ सारे कांग्रेसी है, उधर भी मोदी। बाद में बड़ी वो चली, उन्होंने बोला भी, बोले यहाँ मोदी कर रहे, बाद में आके यहाँ पे तुम हमारा वो करते हो। मतलब ऐसा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं कि बच्चों को भी गलत सिखाता है। फॉरेन में कोई नहीं बता कि हमारी पार्टी हो, यहाँ हम कांग्रेसी, तुम BJP, तुम ये करो तुम ये करो। हमारा सर इंडिया का सिस्टम ही बहुत खराब है अगर आप देखोगे।
चलिए, इंडिया की बुराई बहुत होगी, अब दूसरा ये कह रहे हैं इंडिया की एक बुराई और कर लेते हैं। तब ये रूस यूक्रेन जब युद्ध हो रहा था ना, तो हम जर्नलिस्ट थे उस समय, हमें पता चला कि सारे बच्चे यूक्रेन में जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आया क्यों पढ़ाई कर रहे हैं भाई। जब देखा तो पता चला कि इंडिया में जो 1.5 करोड़ में होता है, वहाँ वो 15 लाख 20 लाख में हो जाता है। सर मैं वही तो आपको बोल रही हूँ कि इंडिया में कितने मेडिकल कॉलेज है, सारे भर जाते हैं, और कितने प्राइवेट कॉलेज है, वो भी भर जाता है। अब प्राइवेट कॉलेज किन्होंने खोले? जिनके पास अंधाधुंध पैसे है, बिजनेसमैन या मिनिस्टर्स। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? 2-2 करोड़ तो डोनेशन मांगते हैं। अब मुझे बताओ ना, अब बनना सबको डॉक्टर है तो उधर ही जाएंगे ना, उनको पता है कि आगे नाम के डॉक्टर। अब वहां से डॉक्टरी करके फायदा भी जीरो, यहाँ पे आके टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है इनसे। कितने बच्चे घर में बैठे हैं। अच्छा, यूक्रेन वाले भी बच्चे घर में बैठे? सब लोग, यूक्रेन हो, चाइना हो, रूस, जहां मर्जी से आए। यहाँ पढ़ाई टफ है या वहाँ पढ़ाई नहीं जाती? मुझे उधर का पढ़ाई का सिस्टम पता नहीं, क्योंकि मेरे को उधर, मैं कभी उधर को गई नहीं हूँ। और सर क्या पढ़ते होंगे, जब यहाँ पे टेस्ट क्लियर थे तो हो भी जाता। इसीलिए फीस जो भी बच्चा बाहर से MBBS करेगा, उसको इंडिया में टेस्ट देना है, तभी वो यहाँ पे आके फिर दोबारा इंटर्नशिप करनी है। 5 साल की MBBS वहाँ पे, फिर 1 साल यहाँ पे आके भी करो। लेकिन फीस स्ट्रक्चर इतना चेंजेस क्यों है? 1.5 करोड़ और 15 लाख। यहाँ की MBBS में सर काम कराते होंगे, उधर कराते नहीं होंगे, कुछ ये भी हो सकता है। अब वहाँ पे किसी को, मैं जाऊँगी मुझे भी एडमिशन दे देंगे ना, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है ना कुछ है। देखो, एक डॉक्टर बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी दूसरे आदमी की जान उसके हाथ में है, ठीक है। अब वो वहाँ पे जाके, आप मुझे गिन के नंबर बताओ, रिसर्च करके बताना कितने लोग हैं जो वहाँ से आके डॉक्टर बनी गए हैं। बहुत छोटा कितने? परसेंटेज। 5 लोग, 5% भी नहीं होंगे। हमारे साइड जो है सेब के बगीचे वाले, हिमाचल के, सबके और आधे डॉक्टर बनी है उधर से। और सब सेब के बागान देख रहे हैं अब सब सेब ही बेच रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो जेन-ज़ी है या जेन अल्फा है, ये टीचर्स और प्रोफेसर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं देती। मैंने आपको बोला ना, हाँ। पुराने जमाने के लोग वो वही कराएंगे, वही रटेंगे, कौन इज्जत करेगा? अब जो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कुछ नॉलेज भी है? कुछ लोग सब ऐसे नहीं बोलते हैं ना, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, अब जब पेरेंट्स ही बूढ़े होते हैं, वही बच्चे बन जाते हैं। हाँ। अब वो अभी वो अपने हिसाब से बोलेंगे। अब तो सर AI का जमाना चल रहा है, तो वो कहाँ सुनेंगे उनकी? कोई उनको आगे वाला ऐसा मिले कि हाँ अब ये करना है, तुम जाके, जैसे मैंने बोला, तू ये वहाँ पे जाओ, आप बता क्या हो रहा है, मेरे को रिपोर्ट ला के दे, प्रैक्टिकल कर, वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा मेरी। दूसरा बोलेगा लिख के ला, कहीं से भी लिख के ला लेगा वो। तो बच्चे लिखना नहीं चाहते ना आजकल। क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? मैं लिखना तो बहुत, क्यों लिखेगा जब उसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा श्रुति, तो कैसे लिखेगा? वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि डिग्री लेनी है ना। हाँ, तो कैसे लिखेगा फिर? वो तो सिर्फ टैब और लैपटॉप। देखो सर, मेरे साथ भी जानता हूँ, बच्चे हैं मेरे, उनको वो लिखना नहीं चाहते हाथ से, और एग्जाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिस्टम ऐसा है देश का, हर चीज में एक लिमिट है। अब उनको ये भी पता है कि उनका जो एग्जाम है वो लिख के ही पास होना है। बिल्कुल। बट सर, मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस से सीखा, मैंने किताबों में पढ़ाई नहीं वो कुछ। आप तो एक्सेप्शन हो सकती हैं और हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं है, अगर आपने इस एज में ये अचीव किया तो ये एक्सेप्शनल है ये। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता ना, बाकी को देना ही है एग्जाम, बाकियों को स्ट्रगल करना है लाइफ में। स्ट्रगल आपने भी किया। अब देखो, अब के बच्चे जो है ना, वो दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, बट दे आर नॉट डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स, बस एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग। you're right, but everybody have their own dreams, their own criteria, their own wishes. See, अब आप बोल रहे कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अब कोई क्लास में आएगा, दिन भर लेक्चर देगा, कैसे उसकी रिस्पेक्ट करेगा? सर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन these two things. एक्स्ट्रा करिकुलम जरूरी है बच्चों को। अभी आप कहीं भी जाओ ना, अभी के बच्चे बहुत एडवांस है, जो हम सोच भी नहीं सकते ना, वो सोचते हैं। ये तो है। मेरे कॉलेज में भी एक रोवर बनाया हमने सर, वो पूरी वो सॉइल टेस्ट करेगा, एयर टेस्ट करेगा। अभी एक बच्चे ने बनाया? हाँ, अभी एक शूज बना रहा है, ठीक है, और एक कैप बना रहा है। आप कहीं पे जाओ तो वो कभी कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तूफान आना है, बाढ़ आनी है, वो सेंस करेगा। अच्छा, that's why you come in my college and see. जरूर I'll show you. जरूर है। हमने अपनी बग्गी कार बनाई है सर, अपने बच्चों ने, और सोलर से चलती है, ऊपर लगा रखे सोलर, और बढ़िया चार्ज होके चलती है। अब मान लो मैं हूँ और आप है, ठीक है, आप अपना, आपके पास बहुत ज्ञान है, मेरे से भी ज्यादा है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। बट सर, उस बच्चे को क्या चाहिए, आजकल के माँ बाप और आजकल के जो बड़े लोग हैं वो नहीं समझ सकते। सही बात है। ठीक है, तो इसीलिए वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, यही चीज़ है।
तो जनरेशन गैप तो हमेशा बहुत रहता है ज्यादा। और रहेगा। हमारे पेरेंट्स के साथ भी था, हमको उस वक्त इनको लगता था हमको कि इनको नहीं पता, ये तो खैर हमेशा रहा है। हाँ, तो अभी अभी देखो, मैं बाकियों को भी यही मैसेज दूंगी, प्रैक्टिकल में आप जितनी चीजें सीखोगे ना, आप कभी थ्योरी में नहीं सीखोगे, आप कभी वो किताबों में नहीं पढ़ोगे। और लाइफ में रिस्क तो इतने लो, मजे, रिस्क में बड़े मजे है अगर अच्छे निकल गए तो। अच्छा, अच्छे निकल गए तो अच्छा, रिस्क तो लेना चाहिए। क्या आपने कहा कि आपके कॉलेज में 400 बच्चे हैं हॉस्टल में, हाँ 400 हैं। आपने कभी उनका फूड को लेकर हैप्पीनेस चेक किया है? ओहो हैप्पीनेस चेक सर, रेट? इसको मैं क्या बताऊँ, मैंने इतनी कैंटीनें चेंज करी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी 10 दिन मैं पहले, क्यों बता रहा हूँ कि हॉस्टल में क्या होता है, नहीं आपने बहुत ही 2 फायदे मिनट का क्वेश्चन मैगी, पूछा 2 है। मिनट मैगी बना के खा लेंगे सब, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे सर। देखो 2 मिनट की जो मैगी है बहुत मजेदार है। मैं भी घर जाऊंगी ना, देखो आप डेली 5 स्टार में खाना खाओ, आप बोर हो जाओगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। मैगी, वो अभी तो मैगी वालों का दिमाग देखो कितना तेज है, कितनी तगड़ी ब्रांडिंग है इनकी। स्वाद में स्वाद, ठंड में बर्फ में गर्मी में, अब जहां मर्जी हर जगह खा लो, मिल जाता है। पेट भी भर जाता है। ठीक है, अब सर मेरे कॉलेज का जो मैं आपको कैंटीन का बताऊंगी, हम अभी रिसेंटली में जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास, हमारे पास इंडस स्कूल में जो कैंटीन चला रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास था। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आटा चावल अच्छा नहीं ला रहे हैं, तो मतलब हमने एक रजिस्टर रखा है। हमारे जो कॉलेज में खाना बनता था, हमको लिटरली नहीं पता था कि क्या हो रहा है, तो हम बच्चों से पूछते थे, तो बेचारे वो डर के मारे भी बोल देते थे नहीं ठीक है वो है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कैंटीन वाले डरा देते उनको। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा ये। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम ये दही नहीं देते, सुबह बोलते कि इतना ही लो। फिर मैंने एक्चुअली, मैं बहुत कम वहाँ पे होती हूँ तो इतना मुझे टाइम भी नहीं मिलता। तो रिसेंटली मैं एक दिन गई हॉस्टल में, मैंने सबको हॉल में बुलाया, मैंने कहा बताओ, तो उन्होंने बोला बहुत बेकार है। मैंने पूरी कैंटीन चेंज कर दिया, रातों रात निकाले। अब मैंने अपनी वृंदावन की ही कैंटीन खोली है, अपने ही स्टाफ रखे, कुक हायर किया है, वो सब करके। बासमती के हमने चावल लाए हैं, बढ़िया आशीर्वाद का हमने आटा लाया, बढ़िया हमने उसका रिफाइंड वगैरह लाया। मैंने कहा देखो भाई, मेरे चेयरमैन ने ये बोला है कि जो मर्जी हो। अब देखो, जैसे हम डेली पहले हफ्ते में एक बार नूडल, हर फ्राइडे नूडल बनता ही था कि चलो स्नैक्स में। अब बच्चे बोले नूडल खा के परेशान हो गए, तो हमने क्या कर दिया कि 3 हफ्ते में एक बार नूडल, फिर 3 हफ्ते में एक बार मैगी। तो खैर नहीं बनाते क्योंकि मैगी ना सूख जाती है अगर आप देखो करके। तो बच्चों को अलग अलग चीज़ें चाहिए। अब सर नेशनल डिफेंस एकेडमी पता हो गया आपको, एनडीए, आई हैव बीन देयर ट्वाइस एंड एनडीए हैज चेंज माय लाइफ विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अच्छा, इतना डिसिप्लिन मैं मतलब बता नहीं सकती सर। आप जो बोलते हैं ना कि बच्चा कैसे कॉलेज चूज करे, सर अगर क्या सब में एक सेंस करने का टैलेंट होता है। आप एनडीए के गेट के अंदर एंटर हो ना, और गूज बम्स निकल जाएंगे। पहली बात तो एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि लगना चाहिए कि हम कहाँ आ गए हैं। स्ट्रिक्टनेस हर जगह होती है, मजे भी हर जगह होता है। अब वहाँ पे ना देते उनका ट्रेनिंग में। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे सारे जो भी आसपास के बोलने वाले जो दोस्त है वो सारे डिफेंस में, ठीक है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है सर, डिसिप्लिन क्या होता है। अब मेरे कॉलेज में जो एनसीसी के बच्चे हैं ना, उनकी गर्दन आप ऐसे देखोगे, बाकी देखना इधर घूम रहे हाथ पकड़ के ये वो सो। तो जो डिसिप्लिन एनसीसी में है, अब जैसे एनडीए में खाने की तहजीब देखना, कैसे खाएंगे, सिखाया जाता है। वो तो सिखाया भी जाता है उनको। तो मेरे जो ड्रेसिंग, खाना सब सिखाया जाता है। अभी जो हमने कैंटीन रखी है, अभी आई थिंक आज 11वां दिन होगा कि हमने अपनी कॉलेज की रखी है। तो मैंने इंडियन एयरफोर्स के रिटायर बंदों को लिया जो वहाँ पे मेस में काम करते थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुक तो मेरा उधर का है, बंगाल का। तो मैंने उनको बोला, मैं जो फौज में करते थे ना वही यहाँ पे करो तुम। आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर डिफेंस। कारगिल में एक स्कूल है, आर्मी गुडविल स्कूल, हक्का बहादुर में। मैं हर साल वहाँ डोनेशन करती हूँ, बिकॉज सी दे द नीडी पीपल। रही खाने की बात, हमारे साउथ में चावल करके मैंने कहा ऐसे मत खाओ। अब इधर वाले मैम उल्टी आते ऐसे खाते हैं। अब वो फिर मैं 2-3 दिन वहाँ बैठी, मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे खाओ। अब सर इतना हाल खराब है बच्चों का। खाना लेंगे हॉस्टल कैंटीन में, प्लेट लेके हॉस्टल में जाएंगे, वो ढेरियां लगा देंगे टेबल। मैंने कहा ये क्या कर रहे तुम लोग। मैं जब तुम, क्योंकि हॉस्टल में ना कुछ बच्चे इतने, रूम बिल्कुल डिसिप्लिन, छोटे कमरे होते जैसा भी है। हमारा तो हॉस्टल ही बहुत बड़े बड़े हैं, जबरदस्त। मुझे नहीं लगता है ऐसे हॉस्टल पूरे इंडिया में कहीं होंगे। आप आके देखना, इतने स्पेशियस। इससे डबल कमरे में 2 बेड है, लगा लो आप। इतने क्या बड़े, बात कर रही हैं? हाँ आप आके देखना। इतने में तो बहुत से 2 रूम बना देते हैं। नहीं सर, आप और कई हॉस्टल में तो ऐसे बेड बनाते हैं। और लोगों ने लोहे के बेड, हमने बढ़िया लकड़ी के बेड, इतने मोटे स्लीप वेल के गद्दे, बढ़िया सब एकदम वो रखा है। अब रही अभी खाने वाला रहा, तो
पूरा भी कैंटीन चेंज, पहले का तो वो बच्चे बोलते कि मैडम ठीक नहीं था, अभी हमने रिसेंटली कैंटीन चेंज किया है तो बच्चे बड़े खुश है क्योंकि अब हम ही खाना, वो पहले क्या खिला रहे थे क्या, कॉन्ट्रैक्ट कभी मत लो कैंटीन वालों को, खुद का खोलो हमेशा। एक सजेशन बॉक्स जरूर डालिए ताकि बच्चे हमेशा सजेशन सर देते हमारे पास सजेशन बॉक्स भी, हमने रजिस्टर लगा, खाना टेस्टिंग हो गई, जब मैं आता हूँ मुझे खिलाते हैं, मैंने मेरे डायरेक्टर को खिलाता है, अच्छा। वो बोलेगा ठीक है तो जाओ। अब पहले बोलते हैं कि आप रसम राइस बनाओ बनाओ, तो हमने पूरे स्टेट का मेन्यू, फॉरेनर्स वाले उनको बॉयल चिकन वो सब रखा है, और किचन सर अलग अलग है, वेज के अलग नॉन वेज के अलग। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग है कि अब जैसे मैं हूँ सर, मैंने लाइफ में कभी दारू शराब सिगरेट ये सब कभी नॉनवेज कभी नहीं खाया लाइफ में। तो कई बार फंक्शन होते हैं ना तो स्टाफ का तो नॉनवेज बनाते हैं, मैंने कहा तुम मेरे चक्कर में मत, तुम खाते तुम तो खा लो, तो ऐसा है। अच्छा, आपने इतने करीब से देखा है इस एजुकेशन सिस्टम को, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा चेंज क्या होना चाहिए? सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा पहले तो पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, जो बहुत होती है कॉलेजेस में। इवन टीचर, अब कुछ टीचर होते हैं बच्चे आएंगे गिफ्ट लेके, टीचर बड़े इंप्रेस हो तो ये लाया, ऐसे भी टीचर्स हैं। अच्छा, मेरे कॉलेज में ऐसे टीचर्स थे 2-3 पहले, अभी तो खैर चले गए हैं। बच्चों ने बेचारों ने क्या करना डर के मारे, अब उनको लगता है बच्चों को हम दे देंगे खुश हो जाएंगे। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना चाहिए सर, हमको ना रिसर्च पे, अभी देखो हमारे को फ्यूल पे रिसर्च करना चाहिए, हमारे पास फ्यूल का है नहीं है, नहीं, पानी का है हमारे पास। हमको एक्चुअली इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ी बड़ी है छोटी छोटी है, इन सबको ना एक एजुकेशन सिस्टम के साथ एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अलग अलग व्यूज़ पूछनी चाहिए। इनको लगता है हमारे कॉलेज में पूछताछ करो, मैं तो कोशिश करती हूँ सब तक पहुँचने की, ताकि मेरे को आउटपुट मिले, यार तुम्हारे कॉलेज में मैं अपने कॉलेज में कर सकती हूँ, मेरे कॉलेज में तुम अपने कॉलेज में कर सकते हो, क्योंकि हमारे को ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है जो है बच्चे, और वो हमारा नेशन का फ्यूचर है। बिल्कुल। हम कब तक रहेंगे, हम क्या ही करेंगे, उन्होंने ही आगे करना है। अब मोदी जी चाय बेचते थे, वो प्रधानमंत्री बने, अब मैंने अपने कॉलेज में क्या करा, मैंने अलग पार्लियामेंट बिठाई है वहाँ पे, जो बकवास मारने वाले बच्चे ना ठीक रखे है। अच्छा सर क्या पता नेता ही बन जाए कल को, लगे तो पता। ठीक है, मैंने आपने कोई स्किल छोड़ नहीं रखा। हाँ, जिसमें जो है टैलेंट वो आ गया। हाँ, और सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये पॉडकास्ट बहुत जगह जाएगा भी। मैंने अपने कॉलेज में खुलेआम बोला, किसी भी बच्चे को रैंडम उठा के पूछना, आप कभी ऐसी विजिट करना, अगर तेरे को सिंगर बनना है और तू बहुत सुरीला है, तू बन, तेरे को मैं ऑडिशन के लिए लेके जाऊंगी। सर क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हर एक एजुकेशन ही क्यों सर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने कॉलेज में, सचिन अगर पढ़ाई करते रहता तो फिर कभी क्रिकेटर नहीं बनता। हाँ, आप मुझे बताओ कौन सा सेलिब्रिटी पढ़ा लिखा है, एक का नाम बता दो। कोई भी नहीं है, 10th तक पास करना मुश्किल होता है। एक का आदमी वो बता दो सर, हर कोई पढ़ाई लिख के नहीं बन सकता। लेकिन होता क्या है ना श्रुति, की जो मिडिल क्लास है ना, उसके लिए उसके बच्चे का पहले करियर है, पता नहीं कहाँ से पैसे अरेंज करता है, क्या करता है। वो ठीक है, पहले तुम मिडिल क्लास वालों की काउंसलिंग करो, तुम अपने बच्चे में टैलेंट देखो पहले है क्या। अगर वो गा रहा अच्छा है सर, एक कॉन्सर्ट का कितना चार्ज करते पता है आपको, बहुत करोड़ों में। अब फिर उससे आपने तो कराया ही है, आपको पता होगा। हम करवाते हैं हर साल। तो वही चीज़ है कि सर बच्चों का, मैं हर यूनिवर्सिटी वालों को रिक्वेस्ट भी करूंगी, हर बच्चे का पहले तुम टैलेंट निकालो। कई बार वो झिझकाते हैं बोलने से, उनको कि पढ़ो तो डर के मारे पढ़ते हैं। अब पढ़ाई के बाद क्या करेगा वो, कितने सुसाइड हुए सर डिग्रियां करने के बाद, आप मुझे बताओ। बहुत हुए, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और प्राइवेट में नौकरी करना कोई खाला जी के बाड़ा की बात नहीं है, पूरा दिन भर अपना, इंजीनियर की तो लगी पड़ी है आजकल, सबकी लगी हुई है, कितना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है जॉब। अब कुछ बच्चे ऐसे सर, जितने भी बिजनेसमैन है कि उन्होंने पढ़ाई करी, आप अदानी जी को देख लो, आप धीरू भाई अंबानी को देख लो। नहीं, कुछ हद तक तो पढ़ाई धीरू भाई अंबानी नहीं पढ़े, लेकिन उनके बच्चों ने पढ़ाई की, उनके टाइम पे मैं एक चीज बोलती हूँ, डिग्री इज द मस्ट। हमारे पास अगर डिग्री है ना तो हमारे पास एक बैकबोन है, एक सपोर्ट है हमारे पास। ये नहीं बोल रही कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, बट बच्चे में क्या टैलेंट है वो पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी नहीं करती है। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ही सब कुछ नहीं, और एजुकेशन सिस्टम को बनाना ही सब कुछ नहीं है। हमको इसको कैसे मॉडिफाई करना है, हम इसको कैसे बेस्ट बना सकते हैं, हमको वो चीज़ें निकालनी है। और मैं आपको बोल रही हूँ, इंडिया में रिसर्च की बहुत ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में। बाकी के लिए बैठे हमारी सरकार है, उनको अच्छा पता है कि क्या करना है। हमारे जो कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हमको करनी है। कुल मिला के आपको ये बोला कि रिसर्च हमारे यहाँ नहीं है, उस पर हमको काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब जाते जाते आप हमारे स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, या किसी को भी कोई भी मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़ आप दे सकते हैं।
मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक तो पेरेंट्स लोगों को कभी भी अपने बच्चों को कंपेयर मत करो कि ये ऐसे तो तुम भी ऐसे बनो। दूसरी चीज़ है कि बच्चों को पता है उन्होंने क्या करना है। हर एक बच्चा अपना सोचेगा, उनको अपना फ्यूचर का भी टेंशन है, उनको सब कुछ पता है, तो सबकी अपनी प्लानिंग्स होती है। हाँ, अगर जब पेरेंट्स को लग रहा है कि वो गलत कर रहा है तो ज़रूर उनको जाके रोको टोको, बट कभी भी उनको गलतियाँ भी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी गलतियों से ही सीखता है। गलतियाँ करने दो, तभी रियलाइज़ होगा। कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सोचते बात मत करो, इधर मत जाओ, बंद करके रखते। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों को फ्रीडम दो, ठीक है। उनकी गलतियों को भी देखो, कौन सी गलती कर रहे हैं, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, वो समझने पे समझेगी भी। बट बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है, पेरेंट्स को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को अपने बच्चों का ही पता नहीं होता है। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को हमेशा गलत पे भी सपोर्ट करते हैं, वो भी बहुत गलत है। तो हमेशा अपने बच्चों को इनकरेज करो, ये वेट कभी मत करो कि ग्रेजुएशन हो जाएगी तब नौकरी करेंगे। अगर उनको पहले भी कुछ करना है तो उसको उसमें सपोर्ट करो, उनको चांस दो करने का। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि लैपटॉप दे देंगे, आईपैड, उनको फ़ोन दे देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। एटलीस्ट आप देखो किस तरफ जा रहा है, तो चांस मिलना चाहिए सबको। मैं यही बोलूँगी। बाकी तो आज के बच्चे मेरे से इंटेलिजेंट हैं, उनको सबको अपना पता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एज ए एजुकेशनिस्ट आई हैव फाउंड many different kind of students in my college and everybody are very talented and गलतियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो it's part of life। जो होना है वो होना ही है, बट कभी भी अपने आप को उस कंडीशन पे मत ले जाओ कि ना इधर का रहे ना उधर का रहे। सब लाइफ में अच्छे पार्टनर्स को चूज़ करो, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहो, कोशिश करो कि दोस्त ना ही बनाए मेरे हिसाब से तो लाइफ बहुत अच्छी है और अच्छे काम करो। बाकी कभी ये मत भूलो कि हम कहाँ के, अपने जो भी रिलीजन के है वो उसको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इफ़ वी हमारे हिंदुओं में बोलते हैं कि अगर हम भगवान का भी ध्यान करेंगे तो भगवान हमारा भी ध्यान रखते हैं। नहीं आज एग्जाम में भगवान पास कर देना, वैसा नहीं होता है। सो वी शुड नेवर फॉरगेट हम कहाँ से आए हैं, क्या है, किसको मानते हैं। हिंदू है अपना देवी देवताओं को मानो, मुस्लिम है तो जो भी अपना करते करो। बट आई फील हमारे जो हिंदू, आप कभी एक चीज़ नोटिस करना, मैं ना ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, उसमें वर्ल्ड का मैप आता है कि फ्लाइट अब इधर जा रहा है उधर जा रहा है। सर इंडिया का मैप जो है ना, कोई कंट्री का मैप वैसा नहीं, एक माता सी दिखती है वो भारत माता। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। सो कोई भी कंट्री मेरे को बताओ कहीं पे जुड़ा है माता, कहीं पे उनका चाहे वो जीसस है जो भी है, कहीं ऐड ही नहीं हुआ है। तो हिंदुस्तान एक पवित्र स्थान है और यहाँ पे बहुत अलग कुछ है, यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या है। आई एम सो प्राउड, आई एम हिंदुस्तानी। बस आप चाहती हैं कुछ सुधार हो, गुरुकुल वापस आए। गुरुकुल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये भी चाहती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स बच्चों को वो ना करे, जो बच्चों को गलतियां करनी उनको वो भी करने दो। हर एक बच्चा गलती से, कोई एक आदमी पता नहीं कभी गलती नहीं करी हो। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत सिस्टम चला हुआ है। अब हम मना तो कर नहीं सकते, अब हम मना करेंगे तो तब भी करेंगे। तो कोशिश तो बच्चे ये करें कि घर वालों को जल्दी ना ही बताएं, अपने पास ही रखें, बट कभी गलत पार्टनर चूज मत करो। आजकल इतनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। तुमको कोई पसंद आ रहा है, रखो। सुंदर पिचाई की जो वाइफ थी वो उनके हॉस्टल में रहते थे, बट एक राइट टाइम होता है हर चीज़ का। तो बोलते ना कि गलत पार्टनर को रखने से ज़िंदगी हेल हो जाती है, और वो बहुत सही चीज़ है। मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट, और मतलब मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूँगी अपना एक एजेंडा रखो कि मेरी वो रेड लाइट का कहाँ है, ग्रीन लाइट कहाँ है। अगर तुम अपना टारगेट अचीव करो, तुम जो मर्जी करो भाई, कोई पेरेंट्स कुछ नहीं बोलता। बच्चा जब सक्सेस हो जाएगा, पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स ये भी नहीं बोलेंगे तो हमारे को पैसा दे यार, तू हमारे को खिला पिला, कोई नहीं बोलेगा। दे हैव टू बी हैप्पी कि मेरा बच्चा ये कर रहा है। आप एक सवाल मेरे दिमाग में और आया, अभी आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर देते हैं, सब देते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो नारकोटिक्स ड्रग्स का बहुत कल्चर हो गया। सर यू नॉट बिलीव, आई हैव साइन MOU विद नारकोटिक्स पीपल एंड आई हैव सर्टिफिकेट्स फ्रॉम देम। मेरे कॉलेज में मैं हर हफ्ते चेकअप करवाती हूँ। नारकोटिक वाले सब जानते हैं मुझे वहाँ पे। और ये अभी देखो सर, हिमाचल में ना, शिमला जो अपर हिमाचल है, खुलेआम है, बुरे हाल है। धर्मशाला, सेबों के करोड़ों के बगीचे और नशे कर रहे पेरेंट्स भी यहाँ पर है। आप वहाँ के देखना, रिहैब सेंटर सब भरे हुए। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था सर शिमला से, उसको वो पड़ते थे दौरे, विड्रॉल। मैंने कहा यार ये क्या है? फिर हमने उसके लिए, हमारे पास ना सिक्योरिटी है कॉलेज में, मैंने रखी थी, मैंने कहा कुछ होना।
बढ़िया सुधर गया था, धीरे धीरे करके दवाइयों से उसका सब कम किया, फिर छुट्टी गया सर 15-20 दिन की। वहाँ पे उसने एकदम लिया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये चीज़ पे हमको हम जैसे भी रोक लगा सकते हैं हमको करें, कि बहुत गलत चीज़ है। इसलिए मैंने इससे उनको लग रहा है कि इससे क्या हो जाएगा। यही क्यों सर, आप सिगरेट ही ले लो, बड़े पी रहे हैं, वो उनकी अपनी आदत है जो भी है। मैं तो मेरे कॉलेज में मुझे कोई दिख गया नहीं सब करते हुए, तो उनका आखिरी दिन है। आपने तो कही दिया है कि अचीव करने के बाद आप कुछ भी करो, पेरेंट्स कोई नहीं मना कर। बट ये तो एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडिया में बैन कैसे जैसे कैसे कोई करा सकता है ना, कराओ। ये बहुत खराब चीज़ है सर। अब आप बताओ, एक माँ जो एक बच्चे को 9 महीने में पेट में रखेगी, इतने दर्दों से उसको जन्म देगी, ठीक है, और 18-20 साल उसने उसको बड़ा किया है, और ये फूक फाक के बाइक पे जा रहे और ऑन द स्पॉट मर गया। वो माँ सोच रही है मेरा बेटा घर आएगा, वो आएगा, कि क्या कर रहे हैं ये लोग। सर मैंने अपनी आंखों से कितने एक्सीडेंट होते हुए देखे, फ्लाईओवर उड़ा के फेंक रहे कर रहे। जब बाद में पोस्टमार्टम में निकलता है तो हमारे एक कॉलेज का बच्चा था सर, फ्लाईओवर में ट्रक में इतनी गंदी तरह बचा कि ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, बिल्कुल मस्त में। उससे मेरे को लगता है कि हम हेवन में है। ये क्या है? मैं तो इसके बहुत अगेंस्ट हूँ सर। और मेरे आसपास इर्द गिर्द वाले, मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कभी किसी से मिलती हूँ, तो उनको पता है कि पीती नहीं, तो मेरे सामने कोई मजाल कोई पी ले, मैं इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल। मेरे घर मैंने नॉनवेज खाते हुए उनका नॉनवेज छुड़वाया बिकॉज सी सर, मैं बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ हिंदुत्व में। भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हम 84 लाख योनि बाद जन्म लेते हैं। हम ये सब करने के लिए नहीं पैदा हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो जितना मेरे से होता है तो मैं तो अपना इसका भी प्रचार करती हूँ। और आई एम वेरी मॉडर्न ऑल्सो। मैं किसी को फोर्स नहीं करती। और मेरे कॉलेज में ना कुछ बच्चे जो मेरी नजर में आएगी रिलेशनशिप में, उनको बुलाया, तुम प्यार करो, कोई मना नहीं कर रहा है, एक लिमिट में। यहाँ मत सबको दिखाओ ये क्या है, वो हाथ पकड़े घूमना, वो सब नहीं है। मैं कहा तुम्हारी अभी 4 साल तुम ये करोगे, बाद में क्या, कुछ रखो बाद के लिए भी यार। तो बच्चे कहीं समझते, कहीं हमने कॉलेज ही नहीं आना, जाओ छोड़ के, वैसा भी है। ठीक। तो ये होता है क्योंकि ड्रग्स वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और हमने बात भी की थी, एक हमारे एडवोकेट हैं अश्विनी सर हॉस्टल्स में तो हाँ, आई नो अश्विनी उपाध्याय वेरी वेल, ही तो नोज पॉडकास्ट किया था हमने उनका, इसी ड्रग्स पर किया था। तो और जो आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही थी, अभी नाम ली थी 2-4, नोएडा में सर, बैंगलोर में आप देखोगे, देहरादून में, उधर के तो बहुत बुरे हाल है। उत्तराखंड और हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा है ये। बट हम इसको कैसे रोके? कश्मीर, पंजाब में आप देखो, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं। कश्मीर के पेरेंट्स डरते, हम हमारे एजुकेशन एक्सपो होते हैं ना, तो वो बोलते कि क्या सेफ और सिक्योरिटी है, क्या है। पंजाब के तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल, बर्बाद हो चुका है पूरा पंजाब। बच्चा देखो सर, आप चितकारा जाओ, आप चंडीगढ़, कहीं पे भी जाओ, आपको एक भी बच्चे का ऐसा नहीं मिलेगा, छोटे छोटे 18-19 साल के, इतने बुरे हाल है उनके। बच्चे बड़े सब खत्म हो गए वहाँ पे। वो तो पूरा एकदम यंग जनरेशन ही लगता है कि ड्रग्स में फंसा हुआ है, और इससे बाहर निकलना निकल ही नहीं पाएगा, बस फिर मौत ही है सीधी। तो आपने बहुत कुछ बताया, हमारे जो बच्चे देख रहे होंगे इस चीज़ को, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात जो कही आपने कि रूट्स से जुड़े रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आई बिलीव इन माई देवी देवता सर। अगर वो उनका इतना आशीर्वाद मुझ पर रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जहाँ पर हूँ। मतलब मैं इतना बिलीव करती हूँ, और मेरे को ये भी पता है कि मेरे साथ हमेशा रहेंगे। मैं लाइफ में बहुत कुछ किया है, आगे भी करूँगी, पर मैं हमेशा ना, मतलब अपने मेरे एक पर्स में मेरे ना हमारे जो कुल देवी और देवता के साथ मैं हमेशा साथ रखती हूँ। मैं कहीं पर भी जाऊँ, अभी भी मेरे पर्स में तो उन्हीं का आशीर्वाद भी है ये, और है। और से मेरा बिलीव भी है। कई लोग, अब देखो जैसे हमारे कुछ लोग होते इंटरकास्ट मैरिज कर लेते, इंटर रिलीजन, वो एक्चुअली वो गलत है। जो अपने धर्म का नहीं हो, दूसरे का क्या होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सही है, बट एटलीस्ट ये आपका अपना मानना है, ये मेरा मानना है एक्चुअली सर। एक पेरेंट्स की भी एक्सपेक्ट, जो मॉडर्न फैमिलीज है, अगर फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, बट हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमको जिसने बड़ा किया है। अगर हम अपने माँ बाप को जीते जी मार रहे सर, वो कहाँ सुखी रहेगा। सही बात, बिल्कुल। अब मैंने पेरेंट्स को देखा है सर, हमारे कॉलेज में कीचड़ वाले जूतों में आना, जुराब फटे हुए, जूते फटे हुए, एडमिशन करा रहे हैं। क्या करते हैं, सब ने बच्चों को एजुकेशन दे रहा है और बच्चा अपना मजे मार रहा है, वो गलत चीज़ है। एटलीस्ट वी शुड सी व्हाट ऑल हार्ड वर्क आवर पेरेंट्स आर डूइंग, वी शुड गिव देम बैक, इफ नॉट मनी एटलीस्ट हैप्पीनेस। और बोलते ना कि अगर माँ बाप खुश है ना सर, उनकी ज़िंदगी वैसी ही चलेगी। और एक माँ, आज के टाइम पे ना, एक माँ बाप को उसका बच्चा ही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता, कुछ भी आगे बोले। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किससे नहीं लड़ता, बिल्कुल। और वही बच्चे कहाँ समझते अब के टाइम पे। तो ये चीज़ भी हर एक एजुकेशन, कहीं पे भी जाओ ना, कोई भी कॉलेज में,
पहले तो कॉलेज वालों को ये बताना चाहिए कि भाई तुम्हारे पहले गुरु तुम्हारे माँ बाप है, क्योंकि जो वो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, जो उन्होंने करा है वो कोई कर ही नहीं पाएगा। कई बार बच्चे भूल जाते शादी वादी करके, कई बार वो उनको लगता बस अब गर्लफ्रेंड ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है। और एट लास्ट पेरेंट्स वो भी एक्सेप्ट करेगा गलती करके, हाँ करते हैं, ठीक है। तो जो श्रुति जी ने कहा आप उस पर गौर करें, सोचें। बहुत अच्छी बातें बताई कि अपने रूट से आप जुड़े रहें, अपने पेरेंट्स को खुश रखें और कैसे किसी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें, और उससे भी ज़्यादा किताबों से बाहर निकल करके जो एक्सपोजर है लाइफ का वो ज़रूर लें। बाकी मुझे लगता है कि जो हमने बातचीत की उससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर इसके बाद भी एडमिशन को लेकर के या यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के कोई क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और बाकी अगर कभी दोबारा बात करेंगे श्रुति जी से तो हम उसको भी आगे शामिल कर सकते हैं उन चीज़ों को। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू श्रुति जी टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।